हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज इंद्र विक्रम और आज के वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ चैप्टर 8। चैप्टर 8 आपको यूरोप के एक नए एरा पे लेके जा रहा है, एक नए समय पे लेके जा रहा है। ये समय पिछले समय से बहुत कुछ रिलेटेड है। तो इस नए समय में जाने के पहले एक बार जो हमारा पिछला टाइम है यूरोप का, उसको आप दिमाग में रख लेंगे तो नए टाइम को रिलेट करने में बड़ा आसान हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। कैसे? देखो, जो पुराना टाइम है जिसके बारे में हमने अभी तक डिस्कशन किया है, वो पुराना टाइम जो है वो ये कह रहा था कि यूरोप जो है उसमें फ्यूडलिज्म की व्यवस्था थी। फ्यूडलिज्म यानी सामंतवादी व्यवस्था। अब सामंतवादी व्यवस्था क्या है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि यूरोप 3 वर्गों में बटा हुआ था। ठीक है, एक क्लर्जी यानी जो रिलीजियस लीडर्स का ग्रुप है, पोप, क्लर्जी, बिशप, और दूसरा हमारा नोबल्स, किंग्स, और तीसरा हमारा एक ग्रुप था जिसको हम कह रहे थे थर्ड वर्ग, थर्ड स्टेट, यानी आम लोगों का ग्रुप। ऊपर के जो 2 ग्रुप थे प्रिविलेज थे, सारे राइट्स उनके पास थे, लायबिलिटीज़ नाम की थी। तीसरा जो वर्ग था उसके पास बिल्कुल राइट्स नहीं थे, लायबिलिटीज़ सबसे ज़्यादा थी। यानी वो एक ऐसा वर्ग था जिसको दोनों वर्गों की सेवा भी करनी है, काम सबसे ज़्यादा करना है, सेवा सबसे ज़्यादा देनी है, लेकिन बदले में उसको मिलता क्या था? सिर्फ उसका जीवन यापन करने के लायक रोटी, ब्रेड। ठीक है, ये पूरी कहानी जो हो रही है वो हो रही है मिडेवियल टाइम पे। कहाँ पर हो रही है? मिडेवियल टाइम पे, यानी यूरोप का वो समय जिसे हम कहते हैं मध्यकाल। और ज़्यादातर इस मध्यकाल को, इस मिडिवल टाइम को डार्क पीरियड के नाम से जाना जाता है। क्यों डार्क पीरियड के नाम से जाना जाता है? क्या कुछ ऐसा था इस काल में जो कि लोगों को नज़र नहीं आया, या फिर कुछ ऐसा था जिसने इनके विजन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया हो? डार्क का मतलब अंधेरा, अंधेरे का मतलब है कि हम कुछ देख नहीं पाते हैं, बहुत आम भाषा में अगर उसको कहें तो यहाँ पे डार्क का मतलब क्या है? यहाँ पे डार्क का मतलब है कि लोगों का जो इंटेलेक्चुअल लेवल था, वो इंटेलेक्चुअल लेवल रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशंस से बाहर जाता ही नहीं था। धर्म ने लोगों के लॉजिक, रीजंस पे एक तरीके से पट्टी बांध दी थी। ठीक है, क्यूरियोसिटी खत्म हो गई थी। क्यों, कैसे, कहाँ, इस तरीके के प्रश्न समाज से लगभग ख़त्म से हो गए थे। लोग क्वेश्चन नहीं करते थे, और उसका रीज़न था कि मिडिवल सोसाइटी में ये जो फ्यूडल कल्चर था, इस फ्यूडल कल्चर में हमारा एक जो वर्ग है, कौन सा? रिलीजियस वर्ग जो है हमारा, जो धार्मिक क्लर्जी, पोप, बिशप, यानी जो धार्मिक नेतृत्व करने वाला वर्ग है, इसने कहा कि चीज़ों को स्वीकार करो क्योंकि वो ईश्वर के द्वारा दी गई हैं। चीज़ों को इसलिए स्वीकार करो क्योंकि वो लिखी गई हैं, और आपके कुछ बड़े रिलीजियस लीडर्स जैसे जीसस क्राइस्ट, इन्होंने कहा है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन करेंगे इसका मतलब आप उनकी बातों को, उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करेंगे। और ये चीज़ धीरे धीरे प्रैक्टिस होती हुई इतनी डीप रूटेड हो गई कि लोगों ने क्वेश्चन करना बंद कर दिया, लोगों ने प्रश्न करना, जिज्ञासा करना, क्यूरियोसिटी करना बंद कर दिया। इसलिए इस समय को हम क्या कहते हैं? डार्क पीरियड कहते हैं। मिडिवल यूरोप का डार्क पीरियड जो है, अंध युग जो है, वो युग है जिसमें किसी भी तरीके से पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट हमें नहीं देखने को मिलेगा। जो भी डेवलपमेंट है वो सारा का सारा डेवलपमेंट जो है वो सोसाइटी को और पीछे लेके जा रहा था, प्रोग्रेसिव नहीं था किसी भी टर्म में। ठीक है, इसीलिए यानी प्रोग्रेसिव का मतलब है कि यूरोप में चेंजेस हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो चेंजेस जो है वो एक नए सिस्टम को, इस तरीके के नए सिस्टम को डेवलप नहीं कर रहे थे जिससे आगे जाके आज हम यूरोप को जानते। अगर हम आज यूरोप को जानते हैं, अगर यूरोप को हम साइंटिफिक एडवांस्ड कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज के तौर पर जानते हैं, या हम यूरोप को जानते हैं कि भाई हाँ विकसित तो ही हैं, तो इसके पीछे इस नए युग का हाथ है। ठीक है, इसमें उस युग का हाथ नहीं है जो हम पढ़ चुके। ऐसा नहीं था कि उसमें परिवर्तन नहीं हुए थे, परिवर्तन उस जमाने में भी हुए थे, लेकिन वो परिवर्तन आज के परिवर्तन को मैच नहीं करते। अगर वही परिवर्तन कांस्टेंट रहते तो शायद आज यूरोप इतना आगे नहीं बढ़ता। तो चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन, होपफुली आपको जो बैकग्राउंड मैंने बांधने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, वो लिंक हो गया होगा पिछले चैप्टर से। आपकी कहानी जो है वो लिंक हो गई है, और यहाँ भी शुरुआत वहीं से होने वाली है। पिछले चैप्टर के एंडिंग से आपका नया चैप्टर शुरू होने वाला है। तो चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस, यानी कि सांस्कृतिक परिवर्तन जो हो रहे हैं, इन सांस्कृतिक परिवर्तनों में कौन कौन सी नई परंपराएं ऐड हो रही है, कौन कौन से नए ट्रेडिशंस ऐड हो रहे हैं, कौन कौन से नए कल्चर ऐड हो रहे हैं, ये हम अब पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, तो होपफुली आपको समझ में आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं कि आगे की कहानी क्या कह रही है चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस में। 14th सेंचुरी के एंड में, ठीक है,
और 17th सेंचुरी की बिगनिंग, ठीक है। 14th सेंचुरी के एंड से लेके, या मैं कह दूं 14th सेंचुरी के एंड से लेके 17th सेंचुरी के एंड तक, ठीक है, एक ऐसा समय आ रहा है यूरोप में जो ऐसे परिवर्तनों को लेके आएगा, ऐसे चेंजेस को लेके आएगा जो जिन चेंजेस की बदौलत आज यूरोप डेवलप्ड है, जिन चेंजेस की बदौलत यूरोप ने दुनिया के बाकी हिस्सों में भी हुकूमत करी, जिन परिवर्तनों की बदौलत यूरोप अपने आप को मॉडर्नाइज, सिविलाइज्ड और एडवांस्ड मानने लग गया। ये वो परिवर्तन थे जिसने यूरोप के माइंडसेट को चेंज किया। क्लियर है? यही कारण है कि इसे हम चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन के नाम से पढ़ रहे हैं, यानी सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहे हैं, उनकी विरासतों में परिवर्तन हो रहे हैं। अभी तक जो ट्रेडिशंस चले आ रहे थे उन ट्रेडिशंस को चेंज करके कुछ नए ट्रेडिशंस को डेवलप किया गया, एक नए कल्चर को डेवलप किया गया, और वो शुरुआत का हुआ 14th सेंचुरी से ही। अब याद करो, लिंक कर लो यहां से, मैंने कहा आपका जो लास्ट चैप्टर है 7th चैप्टर, जहां पर वो खत्म होता है वहीं आपका 8th चैप्टर जो है वो शुरू हो रहा है, ठीक है। 7th चैप्टर, ओके, 6th चैप्टर हमने पहले खत्म किया, तो जहां आपका 6th चैप्टर खत्म हो रहा है वहीं आपका 7th चैप्टर शुरू हो रहा है। तो आपको मैंने कहा था कि जो फ्यूडल सोसाइटी थी, उस फ्यूडल सोसाइटी में यूरोप में मिडिवल टाइम्स में जो फ्यूडल सोसाइटी थी, इस फ्यूडल सोसाइटी में, सामंतवादी व्यवस्था में कुछ परिवर्तन आए जो 14वीं शताब्दी 14th सेंचुरी के आसपास देखने को मिले, इस टाइम पर रिफ्लेक्ट होते रहे, और उसकी बदौलत यूरोप में, फ्रांस और इंग्लैंड में दोनों तरफ एक नया जो वर्ग है, ठीक है, एक न्यू जो सेक्शन है जिसे आप मिडिल क्लास कह रहे थे, जो ट्रेडर्स का था, जो मर्चेंट्स का था, वो डेवलप हो रहा था, और ये इक्वली पावरफुल था। नोबल्स के जो है वो इक्वली पावरफुल था। ये आपने पढ़ रखा है बहुत अच्छे से, क्लियर है? क्यों? क्योंकि 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच में यूरोप में ये जो नया वर्ग उदय हुआ, इस नए वर्ग के उदय होने के साथ साथ एक नया परिवर्तन आया कि ये लोग अब विलेज बेस्ड सिस्टम में नहीं रहते, वो ग्रामीण व्यवस्था जो फ्यूडलिज्म का बेस बनती थी वो अब नहीं रही, और यूरोप में नए नए शहरों का, नए नए टाउन्स का, कस्बों का विकास होने लग गया, ठीक है। तो ये जो नए नए टाउन्स थे, ये बेसिकली यूरोप में ज़्यादातर इस नए सेक्शंस के इमरजेंस की वजह से आ रहे थे। ये जो नया वर्ग था, व्यापारियों का वर्ग था, ठीक है, मिडिल क्लास का वर्ग था, इसकी वजह से आ रहे थे। इसलिए यूरोप में एक कल्चर डेवलप होता है इस समय जिसे हम कहते हैं अर्बन कल्चर। ये अर्बन कल्चर पुराने कल्चर से कैसे डिफरेंट है? यहाँ पर वो लोग रहते हैं जो लोग समाज में थोड़ा सा पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, जो फाइट्स को ज़्यादा प्रमोट नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर वो लोग रहते हैं जो ट्रेड एंड कॉमर्स करना चाहते हैं, जो प्रॉस्पर होना चाहते हैं, फ्लॉरिश होना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर वो लोग नहीं रहते हैं जो वेल्थ को एक जगह या एक सेक्शन की तरफ एक्यूमुलेट करके रखें। यहाँ पर वो लोग हैं जो थोड़ा सा चाहते हैं कि बाकी लोगों का भी डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो यूरोप में एक नया पैटर्न ही डेवलप हो रहा है जिस पैटर्न में राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लायबिलिटीज क्लियरली डिफाइन हो जाएं। ऐसा ना हो कि एक सेक्शन के पास सारे पावर लायबिलिटीज हो जाएं, सारे पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाएं, ठीक है ना। या आप कह दो कि एक के पास सिर्फ पावर्स हो जाएं, एक के पास सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाएं, मतलब एक सेक्शन ही सारी चीजें एंजॉय कर ले, दूसरा सेक्शन जो है उसको कुछ मिले ही ना। तो वो इनइक्वालिटी वाली सोसाइटी जो है वो उसको ये प्रमोट नहीं कर रहे हैं। तो ये जो डिस्टिंक्ट अर्बन कल्चर है, शहरी व्यवस्था है, शहरी संस्कृति है, ये संस्कृति इन्हीं व्यापार आधारित समाज या व्यापार आधारित शहरों और कस्बों में फैल रही थी। क्लियर है? अब याद होगा आपको पिछली बार या पिछले क्लासेस में जो वीडियोस हम कर रहे थे उनमें हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसे शहर हैं जैसे इटली शहर हो गया, वेनिस शहर हो गया, ठीक है, जेनोवा हो गया, ये वो सिटीज़ हैं, ये वो शहर हैं जो नए ट्रेडिंग सेंटर्स के तौर पर इमर्ज होके आएंगे। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि ये वो शहर थे जिनको हिस्टोरिकली भी क्या है, एक बड़े दृष्टि से, बड़े महान दृष्टि से, यानी इनकी जो लिगेसी थी, इनकी जो विरासत, वो काफ़ी पुराने एम्पायर से जुड़ी हुई थी, रोमन एम्पायर से जुड़ी हुई थी, ठीक है ना। तो अभी हम डिस्कशन करेंगे, चूंकि ये सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है। इस इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं आपको क्या क्या हम इस पूरे चैप्टर में कवर करने वाले हैं उसको पूरा समराइज कर दूंगा, और फिर एक एक करके कैसे रेनेसांस यानी पुनर्जागरण, रिबर्थ, और कैसे ये कल्चरल चेंजिंग जो है वो शुरू हुई, वो हम सब कुछ
डिटेल में समझेंगे। तो कुछ नए शहरों का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, फ्लोरेंस, वेनिस, ठीक है, और ये जो शहर थे वो रोम के महत्वपूर्ण सेंटर्स थे। यहाँ पर ट्रेड भी होता था, ठीक है, ये वो एरियाज थे जहाँ पर ट्रेड भी होगा, ये वो एरियाज हैं जहाँ पर कॉमर्स भी होगा, यहाँ ये वो एरियाज हैं जहाँ पर कल्चरल चेंजेस भी होंगे, ये वो एरियाज हैं जहाँ पर आर्किटेक्चरल स्किल्स भी नई नई डेवलप होंगी। यानी कुल मिला के ये सेंटर्स बनेंगे नए नए एक्सपेरिमेंट्स के, ठीक है। ट्रेड भी डेवलप हो रहा है, आर्ट्स, लर्निंग, कल्चर, अच्छी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर लोग आएंगे, पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे, और उन यूनिवर्सिटीज़ में लोगों को मोटिवेट किया गया नए थॉट्स के लिए, क्यूरियोसिटी के लिए, सोचने के लिए, ठीक है, और साथ साथ एक्सपेरिमेंटिव जो एक नॉलेज है उसकी तरफ बढ़ने के लिए मोटिवेट किया गया। लोग प्रयोग करने लग गए, लोग धर्म को अब एक बैरियर मानने लग गए अपने प्रोग्रेस में, धर्म को चैलेंज करने लग गए कि ठीक है आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन कम से कम उसको लॉजिकली एक बार डिफेंड किया जाए, यानी आर्गुमेंट्स और काउंटर आर्गुमेंट्स की कसौटी पर कहीं ना कहीं उसको खरा उतरना जरूरी है, ठीक है। एटलीस्ट एक हेल्दी लेवल पर डिस्कशन और आर्गुमेंट्स तो होने ही चाहिए, क्योंकि जो रिलीजियस उस समय लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो बिल्कुल भी ऑटोक्रेटिक तरीके से थे, ठीक है, निरंकुश तरीके थे, बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं होंगे, तो भी आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये वाला जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये यहाँ पर चेंज हो रहा है, इन नए शहरों में चेंज हो रहा है। नए नए कलाकार, नए नए लेखक, ठीक है, आप विलियम शेक्सपियर के बारे में जानते हैं, ठीक है, आप लियोनार्डो डा विंची के बारे में जानते हैं, ये वही समय के कुछ बड़े, आप मैं कह दूं कि पर्सनालिटीज़ हैं, ठीक है, जैसे लियोनार्डो डा विंची हो गए, ठीक है। तो हर एक चीज़ में उनके कंट्रीब्यूशन से आप देखोगे, ठीक है, आर्ट्स में है, पेंटिंग्स में है, ठीक है, साइंस के फील्ड में है, और आप शेक्सपियर को देखोगे, वर्ल्ड क्लास लिटरेचर लिखा है इन्होंने इस ज़माने में, जो कि आज के डेट में भी एक कहीं ना कहीं समझ रहे हो एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल लिटरेचर का प्रपोज करता है हमारे सामने, ठीक है, प्रस्तुत करता है, प्रस्तावित करता है हमारे सामने। तो ये जो नए परिवर्तन हो रहे थे, इन नए परिवर्तनों में हमें कुछ देखने को मिला। क्या परिवर्तन देखने को मिला? परिवर्तन देखने को ये मिला कि नॉलेज का जो डेवलपमेंट है, नॉलेज जो है वो बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है, और नॉलेज के स्प्रेड होने से आपको पता है कि बहुत सारे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट तो होंगे ही, सही है ना। तो नॉलेज कैसे स्प्रेड होना शुरू हुआ? आपको भी पता है कि जो प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट है वो बेसिकली मैकेनाइज फॉर्म में तो यूरोप से हुआ। यानी मैकेनाइज का मतलब जब मैं कहता हूं, ठीक है, यानी मशीन्स अगर बनी तो मशीन तो यूरोप में बनी, लेकिन प्रिंटिंग और ये सारा काम, पेपर का यूज आपको भी पता है चाइना में पहले होता था, और चाइना से फिर जो हमारा इस्लामिक जगत है, इस्लामिक अटैक और इस्लामिक इन्वेजन के थ्रू ये आपके सेंट्रल एशिया और मिडिल एशिया की तरफ आया, और बाद में फिर यूरोपियंस के कांटेक्ट में भी आया ज्ञान। तो अब वही प्रिंटिंग प्रेस का जो नॉलेज है उसको मैकेनाइज किया जा चुका था, यानी कि मशीन्स वगैरह के इस्तेमाल के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस का, और या आप कहते हैं कि प्रिंटिंग का डेवलपमेंट शुरू हो रहा था, बुक्स बल्क में प्रिंट होनी शुरू हुई। वही नॉलेज जो बाइबल में लिखा हुआ है, चर्च में अभी तक मिलता था, पोप्स के थ्रू, बिशप्स के थ्रू, क्लर्जीज के थ्रू, वही नॉलेज अब क्या हुआ, बुक्स के थ्रू लोगों को मिलना आसान हो गया, लोगों ने उसको पढ़ा, दूर दूर तक वो नॉलेज स्प्रेड हुआ। जो रिजर्व था किसी के हाथ में, वो चीज क्या हुआ, दुनिया में फैली। उसके बेसिस पर लोगों ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट्स करे। इन बातों में कई जगहों पर लोग क्या करने लग गए, अब सोचने भी लग गए, विचारने भी लग गए कि जो बातें लिखी हुई हैं कितना ही सही हैं, किस हद तक सही हैं, ठीक है। साइंस के बारे में जो चीजें लिखी हुई हैं बाइबल में, कल्चर के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, उन सब में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस ये हुए कि कितना सही है, किस लेवल पर सही है, अगर सही है तो उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, यानी कि क्या और कोई दूसरी जगह पर भी सिमिलर एविडेंसेस हैं। मींस क्यूरियोसिटी जगनी शुरू हुई, और लोगों के मन में, यूरोप में इतिहास के प्रति एक रुझान विकसित होना शुरू हो गया। इतिहास के प्रति जो रुझान विकसित होना शुरू हो गया वो इनको कनेक्ट करने लगा, किसके साथ, ये रोम के साथ कनेक्ट करने लग गया, ठीक है। जो पुराना रोम था इसके साथ कनेक्ट करने लग गया, क्योंकि माना यह गया कि जो पुराना रोम है बेसिकली इट वाज डेवलप्ड और कल्चरली, एथिकली, ठीक है, टेक्नोलॉजिकली वो डेवलप था, और उस समय यूरोप में जो है वो एक लिबरल कल्चर था। लेकिन उसके बाद जैसे ही रोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, रोमन एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन के साथ साथ वो कल्चर, वो ट्रेडिशंस, वो ओपननेस जो थी
वो जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज थी लोगों की वो भी जाती रही। धर्म जो है क्रिश्चियनिटी के उद्भव के साथ, इमर्जेंस के साथ साथ धर्म हावी होने लग गया लोगों के ऊपर, और मिडिवल सोसाइटी में चूंकि फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर जो थे वही डोमिनेटेड थे, इस वजह से लोगों ने रिलीजन जो है वो सिर्फ उसी को अपने आंखों के सामने रखा, बाकी सारी चीजें जो है वो फेड आउट होने लग गई। क्लियर है? रिलीजन केम टू बी सीन एज समथिंग विच ईच इंडिविजुअल शुड चूज, यानी कि अब धर्म जो है, पहले धर्म आपके ऊपर फोर्स कर दिया जाता था, ठीक है, और धर्म को आप बिल्कुल भी चैलेंज नहीं कर सकते थे, ठीक है, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन अब क्या है, धर्म क्या हो गया, इट बिकेम नाउ अ मैटर ऑफ पर्सनल फेथ। अब धर्म जो है वो आप अपने लिए व्यक्तिगत तौर पर चुन सकते हैं, चूज कर सकते हैं। धर्म व्यक्तिगत आस्था का सब्जेक्ट बन गया, विषय बन गया, ना कि एक ऑब्लिगेंस, ठीक है, कि आपके पास ऑब्लिगेशन है, धर्म को मानना ही है, धर्म के अगेंस्ट आप जा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज जो है यूरोप में एक नए पैटर्न को लेके आएगी, और ये पैटर्न जो है वो मटेरियलिस्टिक व्यू को डेवलप करेगा। पहले क्या था, वो एक स्पिरिचुअल व्यू, और स्पिरिचुअल व्यू के साथ साथ ज्यादा लोगों को किधर लेके जाता था, उनकी आफ्टर लाइफ की तरफ लेके जाता था। इस दुनिया से रिलेटेड जो चीजें हैं उनकी तरफ वो कम ही ध्यान आकर्षित करता था, जबकि चर्च और बाकी जो मोनास्ट्रीज और कैथेड्रल जिनके बारे में आपने पढ़ा है, आप देख रहे हैं वो खूब मटेरियल वेल्थ जो है वो इकट्ठी कर रहे थे, वो खूब प्रॉपर्टीज बना रहे थे, खूब डोनेशंस ले रहे थे। लेकिन थर्ड स्टेट को वो जो है वो प्रवचन यही देंगे कि भौतिक संसार में कुछ नहीं रखा है, इस मटेरियल वर्ल्ड में कुछ नहीं रखा है, धार्मिक बनो, ठीक है, बाकी सारी चीजें छोड़ो, है ना, अटैचमेंट खत्म करो, यही जो है वो आपके जीवन का समरी होना चाहिए, सार होना चाहिए। तो यहां कथनी और करने में बहुत बड़ा अंतर आ रहा था, ठीक है ना। तो यही रीजन होगा कि अब इस समय देयर इज अ वास्ट अमाउंट ऑफ मटेरियलिज्म ऑन यूरोप, ठीक है। अब इस दौरान धीरे धीरे यूरोप में मटेरियलिज्म की तरफ आगे बढ़ेंगे, और उसका कारण ये होगा कि यूरोप में बहुत सारा ऐसा मटेरियल है, बहुत सारा ऐसा सामान है, बहुत सारे ऐसे वस्तु हैं और सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो यूरोप के इतिहास की जो है वो उनको जानकारी उपलब्ध कराएंगे। क्लियर है? यूरोप के इतिहास की जानकारी उपलब्ध कराएंगे। मैंने कहा ये यूरोप का इतिहास जो है वो कहां से लिंक होता था, वो सीधे के सीधे रोम से लिंक होता था। क्लियर है ना? रोम के जमाने से लिंक हो जाता था। वो तो अपने आप को यही कहते थे कि रोम का जो समय है वो एंशियंट टाइम था, जब रोम जो है वो फ्लोरिश था, प्रॉस्पर था, और उस जमाने में यूरोप जो है वो बहुत एनलाइटेंड था एक तरीके से। लेकिन बाद में जैसे ही रोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसके बाद से रोम जो है वो तो गया ही, उसके साथ साथ यूरोप का जो लॉजिक था, कल्चर था, ट्रेडिशन था, वो साइंस का डेवलपमेंट था, वो भी जाता रहा, ठीक है। तो ये नया इतिहास जो है, या इतिहास को नए तरीके से देखने का पैटर्न जो है वो इस समय डेवलप होगा 14th सेंचुरी के आसपास। तो 14th सेंचुरी के आसपास का जो समय है यूरोप में एक बड़े, आप देख रहे हो, परिवर्तन को लेके आगे बढ़ रहा है। चलो, ये जो क्यूरियोसिटी डेवलप हुई लोगों के अंदर, ये जो जिज्ञासा डेवलप हुई, ये जो क्वेश्चन करने की टेंडेंसी हुई, ठीक है, कि जो कुछ भी हो रहा है वो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है, कब हुआ वो, ठीक है। तो ये चीजें जब है लोग क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, तो इससे क्या होगा, इससे नए नए प्रश्न आएंगे, कुछ चर्च की और रिलीजियस जो लीडर्स हैं उनकी वीकनेसेस सामने आएंगी, ठीक है। इसके साथ साथ अब लोग क्वेश्चन करना भी शुरू करेंगे कि भाई चर्च जैसे है, अब चर्च जो है उसमें जो क्लर्जीज हैं, पोप हैं, आप पिछले वीडियोस को ध्यान करोगे जब कैथेड्रल वगैरह पढ़ रहे थे, तो उसमें याद आपको आपको याद होगा कि हमने क्या बातें डिस्कस करी थी। जो आपके मॉन्क्स थे, शुरू में तो बहुत अच्छी लाइफ जीते थे, बहुत पायस लाइफ जीते थे, लेकिन एक समय बाद ऐसा आएगा जब वो मॉन्क्स का जो मोरल लेवल है, कैरेक्टर है, वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग हो जाएगा, डाउनफॉल हो जाएगा उसमें, है ना। और यही लोग जब जाके धर्म के बारे में लोगों को बताएंगे तो कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट तो होगा नहीं, उल्टे लोग क्वेश्चन करना शुरू करेंगे कि जिस धर्म के बारे में आप बता रहे हैं उस धर्म को तो आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर आप मोरालिटी, एथिक्स और वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं तो वो मोरालिटी, एथिक्स और वैल्यूज़ आपके लाइफ से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन करना शुरू करेंगे लोग। कुल मिला के धर्म जो है, उस धर्म को अब क्वेश्चन किया जाएगा कि धर्म को हम आंख बंद करके क्यों मान लें, क्या सिर्फ आप कह रहे हैं इसलिए, और अगर एक बार मान भी लें तो हम जो देख रहे हैं, हम जो महसूस कर रहे हैं, ठीक है, कि जो आपका परफॉर्मेंस है, जो आपकी प्रीचिंग है,
है ना, जो आपके एग्जाम्पल्स हैं खुद के, आपकी पर्सनल लाइफ के, वो कहीं भी हमें मोटिवेट नहीं करते हैं कि हम रिलीजियस लाइफ की तरफ जाएं। तो इस तरह का जो सिचुएशन है, इस तरह के जो सर्कमस्टांसेस हैं, वो यूरोप में धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे। और ये चीज रिफ्लेक्ट होगी सिर्फ पर्सनल लाइफ में ही नहीं, ये चीज रिफ्लेक्ट होगी अब लिटरेचर में। पहले जो लिटरेचर लिखा जाता था, दैट वाज टोटली डेडिकेटेड और रिवॉल्विंग अराउंड द रिलीजन। पहले वो पूरी तरीके से साहित्य धर्म के चारों तरफ घूमता था। अगर आप कोई लिटरेचर लिखेंगे भी तो उसमें गॉड का ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए, गॉड के रिप्रेजेंटेटिव्स का ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए, उसके अलावा किसी का ग्लोरिफिकेशन आप कर ही नहीं सकते हैं। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स के लिए लिटरेचर नहीं था और ना ही नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स के चारों तरफ लिटरेचर घूमता था। यानी अगर कोई बुक लिखी भी गई है तो उसमें ह्यूमन जो ग्लोरिफिकेशन है, मनुष्य के गुणों का जो गुणगान है, प्रकृति की जो सुंदरता है, भौतिक एस्पेक्ट है, मटेरियल एस्पेक्ट, उसको रिफ्लेक्ट नहीं किया जाता था उतना ज़्यादा। लिटरेचर के साथ साथ आप आर्ट्स एंड कल्चर देखोगे तो उसमें भी आपको क्या मिलेगा, उसमें भी रिलीजन का डोमिनेंस मिलेगा। ठीक है, आप देखेंगे साइंस के फील्ड में भी आपको रिलीजियस डोमिनेंस मिलेगा। चर्च क्या कहता था, पृथ्वी गोल नहीं, पृथ्वी चपटी है, अर्थ इज फ्लैट, है ना। और ये चीज प्रूफ करते करते आप देखोगे कि यही हम देखेंगे कोपरनिकस, जिसने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी को जो है वो गलत करा, जियोसेंट्रिक थ्योरी को गलत करा सॉरी, और हेलियोसेंट्रिक थ्योरी को प्रूफ करा। तो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी को उसने बहुत पहले प्रूफ कर लिया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई चर्च के सामने बोलने की कि ये जो ब्रह्मांड है वो उसके सेंटर में पृथ्वी नहीं है, जबकि सूरज जो है, सूरज के चारों तरफ बाकी ऑब्जेक्ट्स और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स चक्कर लगा रहे हैं, पृथ्वी की चारों तरफ नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, और उसी तरीके से अर्थ जो है वो स्फेरिकल है, फ्लैट नहीं है। तो ये सारे नॉलेज जो है वो लोग धीरे धीरे फाइंड आउट करेंगे आफ्टर द एक्सपेरिमेंट्स। यानी हर एक फील्ड में चुनौती मिलेगी धर्म को या धर्म की बातों को, और धीरे धीरे जब इनसे डेवलपमेंट होते हुए नया नॉलेज आया लोगों के पास जो एक्सपेरिमेंटल था, यानी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस्ड था, प्रायोगिक प्रेक्षणों के ऊपर बेस्ड था, तब एक नया युग आया जिसे हम क्या कहते हैं, 19th सेंचुरी के आसपास। 14th सेंचुरी में जो परिवर्तन शुरू हुए थे, ध्यान रखना, वो 14th सेंचुरी में चेंज ऐसा नहीं हुआ कि एक साथ हो गए। ठीक है, उनको आगे रिफ्लेक्ट होने में, सोसाइटी को चेंज होने में पूरी तरीके से एक लंबा वक्त लगा, और 19th सेंचुरी के आसपास आते आते बहुत बड़े लेवल पर ये परिवर्तन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इवन उसके पहले ही आपको देखने को मिल जाएंगे, 18th सेंचुरी में भी जो है वो इसके इंडिकेशंस देखने को मिल जाएंगे और समाज में परिवर्तन भी शुरू हो जाएंगे। तो 18th सेंचुरी के आसपास 19th सेंचुरी तक तो आगे जाके बहुत पीक तक पहुंच चुका था। ठीक है, इसी को हम कहते हैं रेनेसांस। रेनेसांस का मतलब होता है रीबर्थ, यानी कि पुनर्जन्म। पुनर्जन्म किस चीज का, पुनर्जन्म थॉट्स का, विचारों का। ठीक है, पुनर्जन्म किसका, पुनर्जन्म धर्म का, रिलीजन का। पुनर्जन्म किस चीज का, पुनर्जन्म फेथ का, आस्था का। पुनर्जन्म साइंस का, ठीक है, आर्ट्स का, कल्चर का, लिविंग पैटर्न का। एवरीवेयर यू विल परसीव सम चेंजेस, हर जगह पर आप कुछ परिवर्तनों को देखेंगे। क्लियर है, चाहे वो विचार हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो आस्था हो, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो कला संस्कृति हो, ठीक है, चाहे वो जीवन जीने का तरीका हो, लाइफ पैटर्न हो, हर जगह आप कुछ नए परिवर्तन देखेंगे। ये परिवर्तन जो कंस्ट्रक्टिव थे, ठीक है, सकारात्मक थे, और इन्हीं परिवर्तनों की वजह से हम कह रहे हैं रीबर्थ। रीबर्थ क्यों, क्योंकि व्यक्ति क्या है, समाज क्या है, एक पर्टिकुलर विचारधारा से चलने वाले लोगों का समूह है। ठीक है, तो समाज में अगर एक पर्टिकुलर तरह की विचारधारा रहेगी, जो विचारधारा उनको आगे लेके नहीं जाएगी, पीछे लेके जाएगी, तो आप कह सकते हैं कि फिर तो ठीक है, एक ही तरह के पैटर्न में चल रहे हैं। लेकिन अचानक से चेंज, और एक ऐसा चेंज आया जो हर फील्ड में, हर डोमेन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेके आएगा, तो उस क्रांतिकारी परिवर्तन को हम पुनर्जन्म के नाम से बोलते हैं, या पुनर्जन्म कह के बुलाते हैं, रिबर्थ कह के बुलाते हैं। क्लियर है, तो इस दौरान जो है वो बहुत बड़े बड़े लेवल पर हमारे पास स्कॉलर्स हैं जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में हैं, और ये सब लोग इसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस दे रहे हैं। ठीक है, जैसे जैकब बर्कहार्ट, तो ये जो है वो आपके यूनिवर्सिटी ऑफ बेसल स्विट्जरलैंड के प्रोफेसर हैं। इन्होंने आगे जाके इस चीज़ को स्टडी करा, ठीक है, और इन्होंने इम्फेसाइज करा कि यस, जो रेनेसा है वो रेनेसा यूरोप में एक ऐसे काल को कहा जाता है जब मिडिवल से यूरोप का सोसाइटी, यूरोप का रिलीजन, यूरोप का कल्चर, यूरोप के लोग मॉडर्न टाइम में आएंगे। यानी रेनेसा के बाद से आपका जो इतिहास का समय है वो कौन सा समय कहलाएगा,
वो समय कहलाएगा आधुनिक युग का समय, मॉडर्न हिस्ट्री का टाइम पीरियड। ठीक है ना। मॉडर्न हिस्ट्री का टाइम पीरियड का मतलब है कि एक नए युग की शुरुआत, एक नए युग की शुरुआत जिस युग में व्यक्ति तर्क के साथ, रीजन के साथ, लॉजिक के साथ जिएगा, ना कि धर्म के थोपे हुए स्वरूप के साथ जो इंपोज किया गया है उस स्वरूप के साथ। तो होपफुली आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। पूरे वीडियो में अब इस चैप्टर के हम रेनेसांस के बारे में, यूरोपियन चेंजेस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, किस किस तरीके से वो परिवर्तन होंगे। ठीक है, एजुकेशन से लेके, सोसाइटी से लेके, पॉलिटिक्स से लेके, आर्ट्स से लेके, कल्चर से लेके, हर स्फेयर में, हर डोमेन में। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज इंद्र विक्रम और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं रिवाइवल ऑफ द इटालियन सिटीज के बारे में। तो अब ये वीडियो कॉन्टिन्यूएशन में है इंट्रोडक्शन के। कौन सा इंट्रोडक्शन? जो हमने इस वीडियो के पहले किया, चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन का जो चैप्टर है। तो चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन का जो चैप्टर है आपका, उसको आप एक तरीके से समझ चुके हो कि उसमें आपको पढ़ना क्या है। और अब इस चैप्टर से हम डिटेल्ड डिस्कशन शुरू करेंगे। इस वीडियो से हम डिटेल्ड डिस्कशन शुरू करेंगे, चैप्टर नहीं वीडियो से, है ना। और डिटेल्ड डिस्कशन उस हर एक एस्पेक्ट पे होगा जिसकी वजह से क्या हुआ, ड्रास्टिक चेंजेस आए सोसाइटी में, थॉट्स में, बिहेवियर में, और एक पुनर्जागरण का, रेनेसांस का बैकग्राउंड बना। फिर हम रेनेसांस भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटीज, यानी इटली के शहरों का रिवाइवल। रिवाइवल का मतलब क्या होता है? रिवाइवल का मतलब होता है कि कोई भी जगह, कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज जो अपना रेलेवेंस खो चुकी है, जो अपने महत्व को खो चुकी है, ठीक है, उसको फिर से स्थापित करना, उसको फिर से एस्टैब्लिश करना, उसका रिवाइवल करना, एक तरीके से उसको पुनर्जीवित करना। रिवाइव करना यानी उसको एक नया जीवन देना। तो अब इटली के शहरों को नया जीवन मिल रहा है। नया जीवन क्यों? पुराना जीवन क्या था भाई? तो पुराना जीवन रोम से लिंक है। इस पूरे रेनेसा को आपको लिंक करके देखना है रोमन सिटीज से। ठीक है, तो समझ लो बहुत अच्छे से। ये है आपका इटालियन सिटीज का वो एरिया, ये इटालियन स्टेट्स हो गए आपके, है ना। और इन इटालियन स्टेट्स में जिन जिन शहरों की हम बात कर रहे हैं, और जो जो शहर बहुत इंपॉर्टेंट है वो शहर पहचान लो। रोम, रोम को आप बहुत अच्छे से जान रहे हो क्योंकि रोम आपका एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स से कनेक्टेड है। और रोम में आपने पढ़ा था, ये रोम शहर हो गया छोटा सा, लेकिन एक जमाने में यहीं से जब रोमन एम्पायर की शुरुआत हुई थी तो इतना बड़ा एम्पायर स्टैब्लिश हुआ था जिस एम्पायर ने 3 महाद्वीपों को टच किया था, ये एरिया। ठीक है, तो एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स की जो कहानी थी वो पूरी इसी रोम के चारों तरफ घूम रही थी। ये रोमन एम्पायर अपने पीक में जब पहुंचा तब रोम 2 हिस्सों में बट गया, वेस्टर्न रोमन एम्पायर और ईस्टर्न रोमन एम्पायर। जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर है, ठीक है, उसके बारे में आप समझोगे क्या चेंजेस आए। ईस्टर्न रोमन एम्पायर जो है, जिसको आप बाइजेंटाइन एम्पायर कहते थे, उसमें क्या चेंजेस है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कशन करते हैं। तो मैं कह रहा था कि इटालियन शहरों को आप देखो, क्यों? क्योंकि जो महत्वपूर्ण शहर है वो कहां उनकी लोकेशन है। तो एक तो रोम ये हो गया, दूसरा जेनोवा, तीसरा वेनिस, ठीक है, फ्लोरेंस। इनमें से ये जितने भी शहर हैं वो सारे के सारे कोस्टल एरियाज हैं। ठीक है, तो कोस्टल एरियाज हैं, इसका कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। क्या फायदा मिल रहा था? ट्रेड, व्यापार। और ट्रेड से क्या, व्यापार से क्या, कल्चरल एक्सचेंज। जितना ज़्यादा गुड्स का और ह्यूमंस का, ह्यूमन बींग्स का मूवमेंट हुआ, उतने ज़्यादा आइडियाज़ भी तो आते रहे, उतने ज़्यादा विचार भी तो आते रहे इन जगहों पर। और साथ साथ जब इस्लामिक इन्वेजन हुआ तो इस्लामिक इन्वेजन के बाद इस्लामिक इन्फ्लुएंस भी आया। इस्लामिक इन्फ्लुएंस में जो सुल्तान थे, है ना, और जो आपके खलीफा थे, इन्होंने अपने दरबारों में, अपने कोर्ट्स में बड़े बड़े स्कॉलर्स को जगह दी। इस्लाम के जाने के बाद जब मंगोल आए तो मंगोलों ने भी इन जगहों को क्या किया, पहले तो लूटा, भले तबाह किया और लूटा, लेकिन उसके बाद इनको रीएस्टैब्लिश करा और उस ट्रेड को भी रिवाइव करा जो ट्रेड पहले एस्टैब्लिश था। तो कुल मिला के ये वो शहर थे जिन शहरों में रोमन एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन के बाद भी हलचल होती रही।
और एक समय आया जब इन्होंने अपने पुराने स्वरूप को, पुराने ओल्ड फॉर्म को रीगेन करना शुरू कर दिया। उसी को हम कहते हैं रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटीज। सो आफ्टर द फॉल ऑफ वेस्टर्न रोमन एम्पायर, चलिए डिटेल में बातें करना शुरू करते हैं। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद, तो जितना बड़ा रोमन साम्राज्य था, मैंने पहले कह दिया कि एक हो गया आपका वेस्टर्न पार्ट जिसे आप कहते थे वेस्टर्न रोमन एम्पायर, और एक हो गया आपका ईस्टर्न पार्ट जिसे आप कहते थे बाइजेंटाइन। क्लियर है? तो जो हमारा वेस्टर्न रोमन एम्पायर था, या आप कह दो कि रोमन एम्पायर के पतन के बाद चूंकि दोनों हिस्से अपने अपने को मैनेज करने में लग गए, तो कहानी हमारी वेस्टर्न रोमन एम्पायर से जुड़ेगी। वेस्टर्न रोमन से क्यों जुड़ेगी, वेस्टर्न रोमन एम्पायर से क्यों जुड़ेगी? क्योंकि पूरी कहानी में जो परिवर्तन आ रहे हैं वो परिवर्तन वेस्ट यूरोप में आ रहे हैं। रेनेसांस कहां हो रहा है? वेस्ट यूरोप में हो रहा है, पश्चिमी यूरोप में हो रहा है, और पश्चिमी यूरोप आपका पश्चिमी रोमन साम्राज्य का ही तो हिस्सा था। ठीक है, चलिए, तो रोमन साम्राज्य के पतन के बाद बहुत सारे जो शहर थे, मेनी टाउन्स दैट हैड बीन पॉलिटिकल एंड कल्चरल सेंटर्स इन इटली फेल इनटू रूइन। वो धीरे धीरे तबाह होते चले गए। जो बहुत महत्वपूर्ण शहर थे उस जमाने में, रोमन साम्राज्य के जमाने में, वो धीरे धीरे तबाह हो गए। ठीक है, और खंडहरों में, खंडहरों का मतलब जो उनका ऑपुलेंस, जो उनका ऐश्वर्य रोमन साम्राज्य के जमाने में था, वो नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्यों? पूरी व्यवस्था पिछले चैप्टर से रिलेटेड है, पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम पिछले चैप्टर से रिलेटेड है। तो जब रोमन एम्पायर का फॉल डाउन हुआ, तो वेस्टर्न रोमन एम्पायर का जो हिस्सा है, इस वेस्टर्न रोमन एम्पायर के हिस्से में ढेर सारे जो ट्राइब्स हैं, इन ट्राइब्स ने रूल करना शुरू कर दिया। जर्मन ट्राइब्स ने, ठीक है, गॉथ्स ने, लोम्बार्ड्स ने, याद होगा आपको गॉल्स, तो ये सारे वो ट्राइब्स थे, जर्मन ट्राइब्स थी, जिन्होंने यहाँ पर वेस्टर्न एरिया में अटैक किया था। और अटैक करने के बाद फिर क्या है, उन एरियाज को इंडिपेंडेंट कर लिया। और जैसे जैसे ये लोग इन एरियाज को इंडिपेंडेंट करते चले गए, वहां पर एक नए तरीके के पॉलिटिकल सेटलमेंट को ये इस्टेब्लिश करते जाएंगे। और दूसरी बात, इनमें इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बने रहते थे, यानी आपस में भी ये लोग कॉन्फ्लिक्ट्स में, झगड़ों में उलझे रहते थे। तो इन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से यहाँ की जो पॉलिटिकल व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, वो हमेशा डवाडोल रहती थी। वो हमेशा क्या है, इनस्टेबल बनी रहती थी, है ना, स्थायी नहीं रहती थी, अस्थायी बनी रहती थी। चलो, बाद में क्या हुआ? बाद में इसकी वजह से ये पूरा जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो रोम तक पहुंच गया। और इवन जो रोम है आपका, वो भी उतना समृद्धशाली नहीं रहा, ठीक है, जितना समृद्धशाली पहले रहा करता था। तो जितने भी महत्वपूर्ण शहर आप देख रहे हो, वेनिस, फ्लोरेंस, ठीक है, इटली, जिनेवा, ये सारे के सारे शहर जो एक जमाने में बहुत बड़े कल्चरल सेंटर्स हुआ करते थे रोमन एम्पायर के जमाने में, वो अब धीरे धीरे अपने इंपॉर्टेंस को खोते चले गए। क्यों खोते चले गए? क्योंकि ये यहाँ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, बिकॉज ऑफ द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से क्या हुआ, राजा तो कमजोर हो ही गया। तो राजा जब कमजोर हो गया तो फ्यूडल सिस्टम का जन्म हुआ, और फ्यूडलिज्म में राजा डिपेंडेंट होने लग गया लॉर्ड्स के ऊपर। लॉर्ड्स किसी भी तरीके से उस कल्चर, उस इकोनॉमी, उस प्रॉस्पेरिटी को रिवाइव करने में इंटरेस्ट नहीं रखते थे। लॉर्ड्स का जो इंटरेस्ट होता था सिर्फ और सिर्फ वेल्थ जनरेट करने में होता था, और अपनी पॉलिटिकल सुप्रीमेसी को एक्सपांड करने में लगा रहता था। तो पूरा का पूरा फोकस इस तरफ था इनका। और यही वो जमाना है जब यूरोप सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स में भी इन्वॉल्व रहेगा। कई सेंचुरीज तक यूरोप में पहले तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी रहे, क्रूसेड्स भी होते रहे, यानी बाहर और भीतरी झगड़ों में यूरोप उलझा रहा। और इन झगड़ों की वजह से ये जो कल्चरल सेंटर्स थे, इन कल्चरल सेंटर्स के रिवाइव का तो किसी को कहीं से दूर तक ख्याल ही नहीं है, ठीक है ना। चलो, तो ये जितने भी महत्वपूर्ण शहरों की हमने बात की अभी, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण शहर जो हैं, इनका फॉल डाउन होना शुरू हो गया। अच्छा, वेस्टर्न यूरोप जो है, अब इस दौरान वेस्टर्न यूरोप जो है अब अपने आप को फ्यूडल सोसाइटी में ढाल चुका था, जो कि हमने देख लिया। फ्यूडल सोसाइटी में ढालने की वजह से वेस्टर्न यूरोप का जो आप कहेंगे कि एक प्रोग्रेसिव, है ना, मूवमेंट होना चाहिए, वो भी हैम्पर हो गया। क्यों? पूरा का पूरा श्रेय इनको जाता है, पूरा का पूरा क्रेडिट इनको जाता है। जैसा मैंने कहा कि फ्यूडल्स जो है, दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, है ना। उनका सिर्फ फोकस जो होता था वेल्थ जनरेशन में होता था। सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइड ही हो गई थी, और 3 पार्ट्स में डिवाइड होने की वजह से ये जो आपका चर्च वगैरह है, ये चर्च डोमिनेट करता था सोसाइटी को, फ्यूडल्स डोमिनेट करते थे सोसाइटी को। बचा हमारा एक सेक्शन,
तो वो एक सेक्शन जो है उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ये दोनों ऊपर के वर्ग मिलकर। क्लियर है? तो वेस्टर्न यूरोप जो है, वेस्टर्न यूरोप अपनी पॉलिटी को, अपने पॉलिटिकल सिस्टम को रीशेप कैसे किया? फ्यूडल सिस्टम और चर्च से मिलके। ठीक है, कुछ नहीं हुआ। जो राजा थे उस जमाने में, उन राजाओं ने क्या किया? पहले तो थोड़ा सा लॉर्ड्स की हेल्प से या अपने जो कुछ पावरफुल भरोसेमंद जमींदार कहते हैं, है ना, भरोसेमंद लोग कहते हैं, उनके भरोसे जीता क्षेत्रों को और उनको जमीनें सौंप दी कि आप रूल करिए। ठीक है, और अपने आप को वैलिडेट भी करवाया, क्योंकि अब ये राजा क्या थे? ये रोमन एम्परर की तुलना में तो कुछ भी नहीं है। तो अब अपने आप को वैलिडेट करवाने के लिए ये लोग चर्च के साथ भी कुछ ना कुछ रिलेशनशिप रखते थे। क्लियर? तो चर्च इनको क्या करता था? जब पोप या चर्च इनको वैलिडेट कर देते थे, इसका मतलब ये क्या हो गए? एस्टैब्लिश्ड राजा हो गए, क्योंकि यही प्रैक्टिस क्या है आपके बेजेंटाइन में भी चल रही है। अब वहां तो क्रिश्चियन जो है, वो क्रिश्चियनिटी जो है वो ऑफिशियल रिलीजन बन चुका था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप समझ लो कि वेस्टर्न यूरोप का ये जो हिस्सा है, वेस्टर्न यूरोप का ये हिस्सा सिर्फ और सिर्फ 60 गांठ में चल रहा है। ठीक है, राजा लॉर्ड्स के साथ और चर्च के साथ मिलकर पूरे पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम और इकोनॉमिक सिस्टम को मैनेज कर रहा होता था। क्लियर है? तो ये पूरी व्यवस्था उस समय चल रही होगी। जबकि अगर आप देखोगे पूर्वी रोमन साम्राज्य, तो पूर्वी रोमन साम्राज्य में क्या था? वो भी धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन वहां पर खास चीज ये थी कि ये हमेशा हमेशा ट्रेडिंग रूट का इंपॉर्टेंट पार्ट बना रहा। ठीक है, तो जो ट्रेड होता था, चाहे वो ईस्टर्न कंट्रीज से होता हो, चाहे वो रीजनल ट्रेड होता हो, पूरे ट्रेड का, दोनों तरह के ट्रेड का ये इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था ये एरिया। ठीक है, खासकर इटालियन स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं। तो जब विस्तार हुआ इस ट्रेड का पूर्वी क्षेत्र में, बाइजेंटाइन एम्पायर में, ठीक है, जिसे आप ईस्टर्न रोमन एम्पायर भी कह रहे हैं, तो इसी ईस्टर्न रोमन एम्पायर या बाइजेंटाइन एम्पायर में जब ट्रेड का एक्सपेंशन हुआ, स्पेशली जब आपकी इस्लामिक इन्वेजन हुए यहाँ पे और इस्लामिक कंट्रोल में आया ये एरिया। ठीक है, तो इनका ट्रेड एस्टैब्लिश और हुआ, क्योंकि आपको पता है कि बेजेंटाइन एम्पायर को हमारे खलीफाओं और सुल्तानों ने जीता, फिर आगे जाके, है ना, उनका इस्लामीकरण हो गया पूरी तरीके से। तो फिर उन्होंने यहाँ पे फिर से उसी ट्रेड को प्रमोट करा जो ट्रेड पहले चलता था, बल्कि उसको अब और ज्वाइंट करा, क्योंकि पहले जो ट्रेड होता था वो ईस्ट से होता जरूर था बट उतना ऑर्गेनाइज नहीं था। लेकिन अब चूंकि जो हमारे सुल्तान थे ये कहाँ तक पहुँच चुके थे? ये हमारे खुरासान और कांधार तक पहुँच चुके थे, भारत के उत्तर पश्चिम सीमाओं तक। तो अब ये सिल्क रूट जो भी है हमारा, उस सिल्क रूट को भी प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर चुके थे एक तरीके से। क्लियर है? तो इस्लामिक कंट्रीज के साथ इन पूर्वी रोमन शहरों का आप कह सकते हैं ट्रेड रिवाइवल होना शुरू हुआ। और जब ट्रेड रिवाइवल होना शुरू हुआ, जब जहाजों का आवागमन शुरू हुआ, व्यापार फ्लॉरिश होने लग गया, तो व्यापार के फ्लॉरिश होने के साथ साथ इन शहरों में लोगों का आवागमन, लोगों का मूवमेंट तेजी से बढ़ा। और जैसे जैसे 12वीं शताब्दी आई, तो 12वीं शताब्दी में मंगोल्स भी आए फिर, है ना, और मंगोल्स ने भी इस एरिया को पहले तो प्लंडर करा, पहले तो ध्वस्त करा, नष्ट करा, लेकिन उसके बाद फिर से रिवाइव करा। तो कुल मिला के यहां आप देख रहे हैं कि जो डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन का काम है वो तेजी से चल रहा था, परिवर्तन तेजी से हो रहे थे। और यहां के जो परिवर्तन हो रहे थे वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस वाले चेंजेस थे। वेस्टर्न यूरोप में जो चेंजेस हो रहे थे वो वेस्टर्न यूरोप के चेंजेस बहुत कन्फाइंड थे, उनका अपने ही आप में एक एडजस्टमेंट था। वो फ्यूडल सिस्टम मिडिवल में वो अपने आप में एक एडजस्टमेंट था। लेकिन ईस्टर्न यूरोप चूंकि नए नए कल्चर्स के साथ जुड़ रहा था, पहले वो इस्लामिक कल्चर के साथ जुड़ा, फिर वो मंगोल कल्चर के साथ जुड़ा, फिर वो सिल्क रूट का हिस्सा तो बना ही था पहले से, सिल्क रूट भी रिवाइव हुआ। और वो सिल्क रूट मंगोल्स के जमाने में आपको भी पता है कि और आगे काराकोरम तक जाता था। क्लियर है? तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा ट्रेड रूट के कनेक्ट होने से ज्यादा कल्चरल एक्सचेंजेस होने शुरू हो गए। क्लियर है? और अब ये जो शहर हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे, खासकर आपके 13-14 सेंचुरी के बाद। ये जो आपके महत्वपूर्ण शहर हैं, इटली, है ना, वेनिस, जेनोवा, ये शहर अब और ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाले हैं। क्लियर है? चलो, तो अब हम एक एक करके कुछ शहरों के बारे में समझते हैं कि इनमें से कौन कौन से शहर थे, वहां किस तरीके से सिटीजनशिप थी, वहां किस तरीके से एजुकेशन था, वहां किस तरीके से चेंजेस चल रहे थे। तो सबसे पहले वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट सिटी, इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण शहर की बात अगर मैं करूं तो महत्वपूर्ण शहर सबसे था वेनिस, ठीक है, और दूसरा जेनोवा।
ये देख लो, ठीक है, ये हो गया आपका वेनिस शहर, ये हो गया आपका जिनोवा शहर। तो ये दोनों शहर इटालियन स्टेट के सबसे इंपॉर्टेंट शहरों में से हो गए, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम जो है वो इटली के अलावा, ये यानी ये रोम के अलावा, ये वाले जो इलाके हो गए आपके, इनके अलावा ये वो एरियाज थे जहां पर सबसे ज्यादा शिप्स वगैरह के लिए पोर्ट्स वगैरह डेवलप थे। तो ट्रेडिंग रूट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल भी यही सिटीज प्ले करते थे अपना, ठीक है। सो दे वर डिफरेंट फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। क्यों? क्योंकि ये यूरोप के बाकी हिस्सों से अलग क्यों थे? क्योंकि यहां पर चूंकि थोड़ा सा शहर छोटे छोटे थे और शुरुआत में ही थोड़ा सा ईस्टर्न रोमन एम्पायर के जो है कुछ जो ट्रेड की वजह से जो इम्पैक्ट है यहाँ पे वो बना रहेगा। तो यहाँ वेस्टर्न यूरोप का जो इन्फ्लुएंस है वो कम हुआ, वेस्टर्न यूरोप का जो फ्यूडल इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पे कम था, ठीक है। तो सामंतवादी जो इन्फ्लुएंस है, सामंतवादी जो प्रभाव है वो इन शहरों में कम रहेगा। यानी कहने का मतलब यहाँ जो लॉर्ड है और यहाँ पर जो क्लर्जी है, यानी जो धार्मिक शासक वर्ग है, वो उसका प्रभाव यहाँ पर कम रहेगा। क्लियर है? तो उसकी वजह से यहां जो पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप हुआ वो एक अलग ही पॉलिटिकल सिस्टम था, ठीक है ना। यहां ना फ्यूडल लॉर्ड्स डोमिनेटेड थे, यहां ना क्लर्जी डोमिनेटेड था। तो जब ना फ्यूडल लॉर्ड्स डोमिनेटेड रहेंगे ना क्लर्जी डोमिनेटेड रहेंगे, तो कौन सा तीसरा वर्ग आएगा? मिडिल क्लास का वर्ग हमेशा ऊपर आने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि फ्यूडल और क्लर्जी में हमेशा ये रहता था कि जो तीसरा वर्ग रहता था, थर्ड ऑर्डर रहता था, उसका क्या होता था? उसका हमेशा एक्सप्लॉयटेशन होता था, उससे काम लिया जाता था और उसको यही सिखाया ही जाता था, है ना। उसका तो एक तरीके से साइकोलॉजिकल एक्सप्लॉयटेशन भी होता था और उसका एक जो लेबर वाइज फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन होता था वो तो होता ही था, है ना। हर तरीके से शोषित किया जाता था उस वर्ग को, वो यहां नहीं होता था। इसलिए जब ये बचाव होगा लोगों का तो उनको आजादी मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी थोड़ा सा। जब फ्रीडम मिलेगी तो वहां पर सिटीजनशिप अलग तरीके से होगी, बजाय यानी कि अगर कंपेयर करो तो दूसरे राज्यों के या वेस्टर्न यूरोप के दूसरे हिस्सों के। तो यहां पर भी वही था, फ्यूडल लॉर्ड्स का इन्फ्लुएंस नहीं था और क्लर्जी का इन्फ्लुएंस नहीं था, इस जिसकी वजह से अच्छा ट्रेड चल ही रहा है, ठीक है। ट्रेड अपने आप में सफिशिएंटली रन कर ही रहा है और इस ट्रेड को हैम्पर करने वाली सोसाइटी जो है मिडिवल सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी, वो भी नहीं है। तो होगा ये कि यहां पर जो मिडिल क्लास है उसकी ग्रोथ सबसे ज्यादा तेज होगी। यहां पे जो ट्रेडर्स हैं, यहां पे जो हमारे मर्चेंट्स हैं, ठीक है, यहां पर हमारे जो बैंकर्स हैं, हमारे जो लॉयर्स हैं, ठीक है, इनका डेवलपमेंट बहुत तेजी से होगा। और जैसे जैसे इनका किनका रिच मर्चेंट्स का, बैंकर्स का तेज डेवलपमेंट होगा, वैसे वैसे इनका पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा किसमें? डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब फ्यूडल लॉर्ड्स नहीं है तो फ्यूडल लॉर्ड्स नहीं है तो ये लोकल गवर्नेंस जो है, लोकल डिसीजन मेकिंग, लोकल लॉ एंड ऑर्डर जो होता है यहाँ पे, उस लॉ एंड ऑर्डर में ज्यादा से ज्यादा लोग इंक्लूड होने की कोशिश करेंगे ना। और जब ज्यादा से ज्यादा लोग इंक्लूड होने की कोशिश करेंगे तो ये भी चाहेंगे कि जो पावर है, ठीक है, जो शक्ति है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर की जाए, ना कि मिडिवल फ्यूडल सोसाइटी की तरह कुछ लोगों के बीच में शेयर की जाए, कुछ चंद पावरफुल लोग ना हो, बल्कि ऐसा हो कि एक ऐसा समाज विकसित हो जिस समाज में सभी लोगों के पास थोड़े थोड़े से अधिकार हो, सभी लोगों के पास थोड़े थोड़े से राइट्स हों और हर वो व्यक्ति जो इस जगह पर रहता है वो अपने आप को इस जगह के नागरिक के तौर पर पहचाने। क्लियर है? इसलिए यहां पर सिटीजनशिप के आइडियाज डेवलप होंगे। ये सिटीजनशिप के आइडियाज बहुत रेवोल्यूशनरी आइडियाज हैं, बहुत क्रांतिकारी आइडियाज हैं। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है कि जो सिटीजनशिप का आइडिया होता है, सिटीजनशिप का आइडिया लोगों को किस तरफ लेके जाता है? नेशन की तरफ लेके जाता है। जब लोग एक जगह से अपने आप को पहचानना शुरू करते हैं तो उनकी जो टेंडेंसी है, माइंडसेट है, वो अलग रहेगा, बजाय इसके कि वो अपने आप को जगह से ना पहचान के व्यक्ति से पहचाने। दूसरे जगहों पर जो फ्यूडलिज्म चल रहा था, उस फ्यूडलिज्म में एक जो चेंज वाली बात थी वो ये थी कि क्षेत्र से भले थोड़ा बहुत वो पहचानते थे अपने आप को, लेकिन उनकी जो ऑनेस्टी थी, उनकी जो लॉयल्टी थी, वो उस जगह के लॉर्ड के लिए थी। क्योंकि उस जगह स्पेसिफिक का, जिस टेरिटरी में वो लोग रहते हैं, थर्ड ऑर्डर के लोग या कॉमन लोग, उस जगह का हेड लॉर्ड कौन है? लॉर्ड तो हेड हो गया ना। लॉर्ड शब्द का मतलब ये वन हु अरेंजेस, वन हु गिव्स यू ब्रेड, जो आपको पैसे दे रहा है, जो आपको ब्रेड अरेंज करा रहा है, जो आपके लिए 2 वक्त का खाना अरेंज कर रहा है, वो आपका लॉर्ड हो गया, है ना। तो इस तरीके से लॉर्ड से ये लोग अपनी पहचान बनाते थे, अपनी आइडेंटिटी लॉर्ड से बनाते थे, क्योंकि वही उनके लिए अन्नदाता हो गया, है ना। सारी जमीन उसी की है। लॉर्ड का मतलब ही है कि पूरा मालिकाना हक जितने भी क्षेत्र में राजा ने उसको मैनोरियल एस्टेट दिया है,
उसका वो पूरा मालिकाना हक रहेगा। तो सिटीजनशिप का कंसेप्ट आया ही नहीं, वो लिबरल माइंड हुआ ही नहीं, फ्रीडम के बारे में इन्होंने सोचा ही नहीं कभी, ठीक है, फ्रीडम जैसी चीज उनको पता ही नहीं होती थी। लेकिन इन शहरों में वेनिस और जेनोवा, इन शहरों में धीरे धीरे सिटीजनशिप का कंसेप्ट ही इसीलिए विकसित हो रहा है क्योंकि ये अपने आप को उस शहर से लगा रहे हैं कि भाई वी आर द सिटीजन्स ऑफ जेनोवा, हम जेनोवा शहर के रहने वाले हैं, मैं बैंकर हूं, मैं लॉयर हूं, मैं टीचर हूं, इस तरीके से आइडेंटिटीज में है। या फिर कॉमन इंसान है, अगर वो ट्रेड में इन्वॉल्व है, अनस्किल्ड लेबर या स्किल्ड लेबरशिप में भी इन्वॉल्व है, तो वो अपने आप को शहर से जोड़ता है। सिटीजनशिप का कंसेप्ट एक तरीके से इमोशनली कनेक्ट करता था यहां के लोगों को, और ये लोग अपना बेहतर देना चाहते थे इन शहरों के डेवलपमेंट के लिए। क्लियर है? चलो, तो जब इस तरीके की चीजें डेवलप होंगी जो लोगों के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में हेल्प करेंगी, तो वो उसको और आगे प्रमोट करना चाहेंगे। वही रिजल्ट हुआ कि इन शहरों में, यानी इटली के इन शहरों में शुरुआत में कुछ विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, ठीक है, जो कि यूरोप के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक है। आज भी यूरोप के कुछ ओल्डेस्ट जो अर्लीस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें से जो महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटीज हैं वो इन्हीं शहरों में हैं। क्लियर है? जिनमें से दो यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटी ऑफ पाजुआ और यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना, ठीक है। तो ये दीज वर द टू इंपॉर्टेंट सेंटर्स और यू कैन से यूनिवर्सिटीज जो आगे जाके इमर्ज्ड होंगी। कैसे? ऐसे लर्निंग सेंटर्स के तौर पर जहां पर लोग लीगल स्टडीज वगैरह, कानून वगैरह को पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि अब इस बदलते परिवेश में लॉ, हिस्ट्री, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स बन रहे थे जो कि व्यक्ति को आगे रखते थे, ठीक है, खासकर कानून। क्यों? क्योंकि अब लॉ जो होता था वो एक तरीके से ट्रेड और कॉमर्स में तो बहुत इंटीग्रल पार्ट हो गया उसका। भाई नए नए डोमेन्स, नए नए एरियाज एक्सप्लोर किए जा रहे हैं रोज ट्रेड के थ्रू, बड़े अमाउंट में, बल्क के अमाउंट में ट्रेड हो रहा है। अब ट्रेड करने के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है, आपको अकाउंट्स मेंटेन करना है, आपको डिक्लेरेशन पेपर्स बनाने हैं, ठीक है, आपको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स बनाने हैं, साइन करने हैं। तो इसके लिए लॉ का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता था। तो इसलिए ये वो यूनिवर्सिटीज़ में उस समय लीगल स्टडीज़ को धीरे धीरे प्रमोट किया जाने लग गया, और आगे कई सेंचुरीज तक आप देखोगे कि लीगल स्टडी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन रहेगा। आप देखो भारत में जितने भी महत्वपूर्ण आपके पर्सनालिटीज़ हैं, स्पेशली बात करो प्री इंडिपेंडेंस एरा की, तो प्री इंडिपेंडेंस एरा में जितने भी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ का नाम लो, सब कहीं ना कहीं कानून पढ़ के आए हैं, कहीं ना कहीं लीगल स्टडीज से रिलेटेड हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए गांधी जी की बात कर लो, उदाहरण के लिए CR दास की बात कर लो, उदाहरण के लिए मोतीलाल नेहरू की, उदाहरण के लिए जवाहरलाल नेहरू की। देयर आर मेनी पीपल्स, ठीक है। बातें करने लग जाओगे तो बहुत सारे लोगों के नाम आ जाएंगे। तो ये सारे लोग जो थे वो क्या थे? कहीं ना कहीं लीगल स्टडीज के बैकग्राउंड से आते थे, लॉ पढ़ के आते थे, क्योंकि लॉ का ही बोलबाला अक्सर होता है ना कि हम लोग अपने रिलेवेंट कोर्सेज करते हैं कि भाई आज 21st सेंचुरी है और 21st सेंचुरी में कौन सा जो सब्जेक्ट है, कौन सा फील्ड है जिसमें करियर जो है वो बहुत ब्राइट रहेगा। तो हम लोग सोचते हैं कि चलो ये फला है, चलो रोबोटिक्स में चले जाते हैं, चलो जेनेटिक इंजीनियरिंग में चले जाते हैं, ठीक है, या इस फील्ड में उस फील्ड में चले जाते हैं जिसकी वजह से हो सकता है हमारा करियर जो है वो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। वैसे ही इस ज़माने में सोचा जा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली बाद में एम्प्लॉयमेंट तो है ही सही, और वो हर ज़माने में एक आवश्यकता रही है। चलो, कॉमर्स बीइंग द चीफ एक्टिविटी इन दी सिटी, इन शहरों में चूंकि जो कॉमर्स था, व्यापार था, वाणिज्य था, वो बहुत महत्वपूर्ण एक्टिविटी था। इसलिए भी जैसा मैंने कहा कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए लॉयर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही थी। तो मैंने वही जस्ट एक फैक्ट अभी आपको बताया कि लॉयर्स जो होते थे वो क्या करते थे, लॉयर्स और नोटरीज, भाई डॉक्यूमेंटेशन करवा रहे हैं हम, रिकॉर्ड कीपिंग करवा रहे हैं हम, कॉन्ट्रैक्ट्स मेंटेन करवा रहे हैं, मैनेजर्स करवा रहे हैं हम। इसके अलावा बहुत सारे रूल्स बने हुए हैं। अब मान लो कोई एक रूल है जो ऐसा कह रहा है कि भाई व्यापार में, मान लीजिए कोई भी ऐसा एक प्रोविजन है जिस प्रोविजन की वजह से एक पार्टी जो है उसको फायदा है, दूसरी पार्टी को उतना फायदा नहीं है, तो भाई कोई ऐसा इंटरप्रिटेशन करो आप इसका जिससे दोनों पार्टीज को बेनिफिट हो या फिर एक पार्टी डोमिनेट ना हो पाए, ठीक है। तो कुल मिला के क्या हो रहा है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स रेगुलेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के तौर पर आ रहा है। आज के डेट में भी लॉ किस बात पे जिंदा है? लॉ जिंदा ही इसी बात पे है कि कैसे, कितना बेहतर तरीके से कौन इंटरप्रिटेशन कर सकता है लॉ का या लीगल सब्जेक्ट्स का। जितना बेहतर इंटरप्रिटेशन कर लो, जितना तोड़ मरोड़ लो उसको, उतना ही आप महान इंसान हो गए, उतना ही आप बुद्धिमान व्यक्ति हो गए। चलिए,
तो ये जो सिचुएशन है वहां पर, वो सिचुएशन इटली और वेनिस के शहरों में है। क्लियर है? लॉ के साथ साथ, लॉ तो पढ़ते ही थे लोग, ऐसी बात नहीं है कि दूसरे सब्जेक्ट नहीं पढ़ते थे। हाँ, ये था, लॉ वॉज द मोस्ट प्रिफर्ड सब्जेक्ट। कानून जो है वो सबसे ज्यादा प्रिफर किया जाने वाला विषय हुआ करता था। लेकिन कानून के साथ साथ कुछ और भी विषय होंगे जिनको धीरे धीरे प्रमोट कराया जाएगा, ठीक है, पॉपुलैरिटी कराई जाएगी, हालांकि वो धीरे धीरे होगा। लॉ ऑटोमेटिकली तेजी से बढ़ा। तो लॉ वॉज देयरफॉर अ पॉपुलर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, बहुत महत्वपूर्ण बन गया। लेकिन उसके साथ साथ कई और ऐसे डोमेन्स थे, विषय थे, जिनके बारे में भी लोगों को बताया जाता था। ठीक है, तो उस समय लोग रिलीजियस टीचिंग को उतना महत्व नहीं देते थे। रिलीजियस टीचिंग को चूंकि महत्व नहीं देते थे, ठीक है, इसलिए रिलीजियस टीचिंग से रिलेटेड जो है वो सब्जेक्ट्स या कुछ ऐसी चीजें वो इंट्रोड्यूस भी नहीं की जाएंगी। लेकिन भले यूनिवर्सिटीज में रिलीजियस टीचिंग से रिलेटेड कुछ चीजें नहीं पढ़ाई जाती थी, उसके बावजूद भी रिलीजियस जो डोमेन है वो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनेगा। क्यों? क्योंकि मिडिवियल समय में रिलीजन जो है, आप देख रहे हैं कितने बड़े लेवल पर लोगों की लाइफ को रेगुलेट कर रहा था। इटली और वेनिस के इटालियन जो स्टेट्स है, वेनिस और जेनोवा, फ्लोरेंस, ये जो शहर हैं, इन शहरों के लोगों का जीवन स्तर और जीवन शैली देखिए, और बाकी वेस्टर्न यूरोप के जो सिटीज हैं वहां पर लाइफ स्टाइल, लाइफ पैटर्न देखिए। तो उनके जीवन में धर्म बहुत डीप रूटेड है, कंपेरेटिवली इनके जीवन में धर्म बहुत कम डीप रूटेड है। कम क्या डीप रूटेड, मतलब बहुत कम ही है इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि ये लोग धर्म को एक बैरियर की तरह नहीं, एक पैटर्न की तरह ले रहे हैं कि ठीक है, हाँ, पर्सनल फेथ का मैटर है और पर्सनल फेथ के हिसाब से ही चलना चाहिए उसको। क्लियर है? तो थोड़ा सा लिबरल है यहाँ पे लोग, थोड़ा सा क्या, बहुत ज्यादा लिबरल है इन शहरों में लोग। इसलिए भले यूनिवर्सिटीज में जो रिलीजियस टीचिंग्स के डोमेन्स हैं उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का जो इंटरेस्ट है वो इन सब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा रहेगा। ठीक है, सो दिस वाज द कल्चर विच हिस्टोरियंस इन द 19th सेंचुरी वर द लेबल ह्यूमनिज्म। क्यों इसको ह्यूमनिज्म का लेबल देना है? 19th सेंचुरी में जो इतिहासकार हैं हमारे, वो लोग इस पैटर्न को, जिसमें लोग रिलीजियस टीचिंग्स या रिलीजियन के रिलेवेंस के बारे में बात कर रहे हैं, धर्म के रिलेवेंस के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें नए नए कानून की जो है के ज्ञान या डोमेन के बारे में बात कर रहे हैं, इस पैटर्न ऑफ लाइफ को क्या नाम दिया गया? ह्यूमनिज्म नाम दिया गया। ठीक है ना, मानवतावाद, ह्यूमन सेंट्रिक थ्योरी या ह्यूमनिज्म या ह्यूमन सेंट्रिक थ्योरी। ठीक है, ह्यूमन सेंट्रिक थ्योरी क्या कहती है? तो ह्यूमन सेंट्रिक थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन्स को, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर करती है। अब हम बात करते हैं कि यूनिवर्सिटीज में जो ह्यूमनिस्ट वे ऑफ थिंकिंग है उसको कैसे प्रमोट किया गया धीरे धीरे। जो ह्यूमनिस्ट या ह्यूमनिज्म का व्यू है, ठीक है, ये क्या कह रहा है कि देखो, अभी तक अब ये लॉ और ये जो बाकी विषय आपको पढ़ाए जा रहे हैं, तो सोसाइटी को जानने के लिए, जीवन को समझने के लिए और समाज को समझने के लिए बहुत सारे एक नए विषय की जरूरत है, नया कुछ सोचने की जरूरत है, क्योंकि धर्म ने आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ाया है। यानी जो रिलीजियस टीचिंग से आपको मिला वो तो ठीक है, लेकिन रिलीजियस टीचिंग से आपको बहुत सारी चीजें अभी नहीं मिली हैं। तो जो रिलीजियस टीचिंग से नहीं मिला है वो अब आपको बताया जाएगा इन यूनिवर्सिटीज में। क्लियर है? तो यूनिवर्सिटीज ने बेसिकली ये जो पक्ष निकाला, ये जो नया कंसेप्ट निकाला ह्यूमनिज्म का, ये अपने आप में एक नया कंसेप्ट था, अपने आप में उस समय नया कंसेप्ट था, क्योंकि ह्यूमन सेंट्रिक थ्योरी जो है या ह्यूमनिज्म जो है, इसको तो अभी तक इग्नोर किया गया था। अभी तक लाइफ में, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर की हो, सेकंड ऑर्डर की हो, थर्ड ऑर्डर की हो, इन सब के लाइफ में रिलीजन जो होता था वो सेंटर में होता था। आप देखोगे राजा भी है तो राजा को क्या, किससे जोड़ दिया गया? ईश्वर से जोड़ दिया गया। उसके इंस्ट्रक्शंस को डिवाइन इंस्ट्रक्शंस कह दिया गया कि वो इंस्ट्रक्शंस गॉड से आ रहे हैं। जो हमारे फर्स्ट क्लास के लोग हैं, क्लर्जी, पोप, वो अपने आप को डिवाइन रिप्रेजेंटेटिव बताने लग गए। थर्ड जो हमारा ऑर्डर था उसकी कोई नहीं सुन रहा था। थर्ड ऑर्डर की सुनते तो ह्यूमनिज्म पहले ही आ जाता। ठीक है, तो रिलीजन के चारों तरफ जो लोग थे उनका तो बड़ा बोलबाला था, लेकिन जो थर्ड ऑर्डर है, तीसरा वर्ग है, जो सामान्य इंसान का वर्ग है, ठीक है, उसको तो
उसको उस दौर में गिना ही नहीं जाता था, उसका कोई रिलेवेंस ही नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ सेवा करने के लिए था, सिर्फ और सिर्फ किस लिए था कि चलो लाइबिलिटीज पे करते चलो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है उनको ओबे करते चलो, निभाते चलो, लेकिन बदले में आप बस जीवन इस तरह से रहेगा कि हाँ ठीक है, खाने पीने के लिए सफिशिएंट चीज़ें मिल जा रही हैं बस, और इसके अलावा अम्यूज़मेंट, थोड़ा बहुत आनंद कर लिया फेस्टिवल्स के दौरान, छुट्टियों के दौरान, जीवन उसके बाहर कहीं नहीं है। ठीक है, प्रश्न करने की बात तो कहीं से कहीं तक आती ही नहीं थी। तो ये जो नए विश्वविद्यालय हैं, इन्होंने लॉ और ये जो नई टीचिंग्स हैं, नई टीचिंग्स, जो न्यू सब्जेक्ट्स जोड़े, ठीक है, जो सब्जेक्ट्स लॉजिक, रीजन, ठीक है, उसको प्रमोट करते थे, तर्क को प्रमोट करते थे, इंटरप्रिटेशन, ठीक है, इनको प्रमोट करते थे। ये चीजें जो है वो धीरे धीरे एक नए व्यू को डेवलप करेंगी, जिस व्यू को हम कह रहे हैं ह्यूमनिस्ट व्यू, क्योंकि ये वो चीजें थी जो आपका धर्म आपको नहीं सिखाता था, ये वो चीजें थी जो रिलीजियस टीचिंग से नहीं आती थी। ठीक है, धार्मिक शिक्षाओं से, रिलीजियस टीचिंग से ये चीजें नहीं आती थी, ना प्रमोट किया जाता था उस जमाने में। क्लियर है? तो ह्यूमनिस्ट व्यू क्या है? ह्यूमनिस्ट व्यू है इन सबका कॉम्बिनेशन। चलो, सो द टर्म ह्यूमनिस्ट वाज यूज्ड फॉर मास्टर्स हु टॉट ग्रामर, रेटोरिक, पोएट्री, हिस्ट्री एंड मोरल फिलॉसफी। क्लियर है? यानी ऐसे लोग जो इन चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, आप देख रहे हो ऐसे लोग जो आपको क्या बता रहे हैं, आपको ग्रामर वगैरह पढ़ा रहे हैं, तो भाई अब इन शब्दों का रिलेवेंस या इन सब्जेक्ट्स का रिलेवेंस क्यों है? तो आप कहोगे ग्रामर पढ़ने से ह्यूमनिज्म कैसे डेवलप हो जाएगा। देखो, ग्रामर एक तरीके से आपको क्या सिखाती है? ग्रामर आपको किसी भी चीज़ के रूल्स रेगुलेशंस के बारे में बताती। ग्रामर का मतलब ही हो गया नियम कानून, ग्रामर का मतलब रूल्स रेगुलेशन हो गया, नियम कानून हो गया ना। चाहे वो आप हिंदी की पढ़ना हो, चाहे आपको इंग्लिश की पढ़ना हो, तो जब आप ग्रामर पढ़ोगे तो अब आप उसमें यही चीज़ें पढ़ोगे कि भाई सेंटेंस फॉर्मेशन के रूल्स रेगुलेशन क्या हैं, ठीक है, लिटरेचर पढ़ने के रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, वो आपको क्यूरियोसिटी की तरफ लेके जाएगा ना कि अच्छा ये शब्द बनता है तो कैसे बनता है, ये प्रैक्टिस आती है तो कैसे आती है। क्लियर है? तो ग्रामर हो गया, रिटोरिक हो गया, ठीक है, पोइट्री हो गया, हिस्ट्री हो गया, मोरल फिलॉसफी, ये वो सब्जेक्ट्स थे जिनको अब यूनिवर्सिटीज ऑफ पाजुआ जो है उसमें पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इटली का एक बहुत महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और इन यूनिवर्सिटीज में ये रेवोल्यूशनरी आइडियाज जो है वो बाकी यूनिवर्सिटीज को भी अट्रैक्ट करेंगे धीरे धीरे। यानी इटली के विश्वविद्यालयों से ये जो ज्ञान है प्रोफेसर्स का, वो ज्ञान सिर्फ इटली तक ही रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहा, वो आगे आने वाले यूनिवर्सिटीज हैं दूसरे शहरों की, उनको भी अट्रैक्ट करेगा। और इसके साथ साथ नए जो आपके शहर हैं, उन नए शहरों में नई यूनिवर्सिटीज को एस्टैब्लिश करने में जो है वो हेल्प करेगा। क्लियर है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ पाजुआ हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना हो गया, इसके अलावा हमारी एक और यूनिवर्सिटी डेवलप हो रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रार्क, ठीक है, जो कहां पे होगी? फ्लोरेंस में होगी। ठीक है, जो कि पेट्रार्क बहुत बड़े फिलोसोफर हो गए हमारे, तो पेट्रार्क के होम टाउन में ही ये यूनिवर्सिटी जो थी वो हुआ करती थी। और इस यूनिवर्सिटी में पेट्रार्क उन सारी चीजों को प्रमोट करेगा जो चीज ह्यूमनिस्ट व्यू को आगे जाके और स्ट्रॉन्ग करने वाली है और मजबूती देने वाली। ठीक है ना? ये कंसेप्ट आगे बढ़ना शुरू हुआ कि एक शहर जो होता है, एक सिटी जो होती है, वो कैसे जानी जाती है? वो अपने रहवासियों से, अपने सिटीजन से, अपने नागरिकों से जानी जाती है। ठीक है, और साथ साथ जो वहां की वेल्थ है उसके साथ जानी जाएगी कि भाई कितना प्रॉस्पेरिटी है, कितनी संपन्नता है उस शहर में, कितनी वेल्थ है। वेल्थ का मतलब है कि हाउ वेल कनेक्टेड दैट सिटी इज फ्रॉम द पोर्ट्स। ठीक है, कि नए जो ट्रेडिंग पोर्ट्स हैं उनसे कितना ज़्यादा कनेक्टेड है और कितना वेल्थ जनरेट करता है। क्योंकि अच्छा वेल्थ जनरेट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ के लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड होगा, लिविंग स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, वहाँ के लोगों का जो जीवन स्तर होगा वो अच्छा होगा। ऑब्वियस सी बात है ना, इनकम जनरेट हो रही होगी तो वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट भी होगी ना। अब ऐसा तो है नहीं कि इनकम जनरेट हो रही होगी तो वो इनकम कुछ लोगों के हाथ में चली जाएगी। अब ऐसा भी नहीं है कि गरीब लोग नहीं होंगे, लेकिन हाँ, इस समाज में आपको इनइक्वालिटी थोड़ा सा कम देखने को मिल सकती है। क्लियर है? तो एक शहर जो है वो वहाँ के नागरिकों से जाना जाता है। इस तरीके के नए नए कंसेप्ट आ रहे हैं। देखो, यानी शहर को अब राजा या लॉर्ड से नहीं जोड़ा जा रहा है, शहर को तीसरे वर्ग से जोड़ा जा रहा है। तीसरा वर्ग अब प्रेफरेंस में आ रहा है, तीसरे वर्ग की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है। क्लियर है? तीसरे वर्ग में ही से तो मिडिल क्लास निकल के आ रहा है, ट्रेडर्स और मर्चेंट्स निकल के आ रहे हैं। तो कोई भी शहर जो है वो शहर
अपने नागरिकों से जाना जाता है, वहां के इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी से जाना जाता है, क्लियर है। और फ्लोरेंस जो शहर होगा जहां पर पेट्रार्क यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश कर रहा था, वो शहर जो है वहां पर आगे जाके आप देखोगे कि कुछ और बड़े फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने रिलीजन और दूसरे सब्जेक्ट्स में अपने विचार दिए और उनको क्या किया, रेक्टिफाई किया, रेवोल्यूशनरी आइडियाज इंट्रोड्यूस करे, जैसे 1265 से लेके 1321 यानी कि सेकेंड हाफ ऑफ थर्ड सेंचुरी से फर्स्ट हाफ ऑफ 14th सेंचुरी के आसपास दाते नाम के जो फिलोसोफर्स हैं, ठीक है, जो एक बहुत कॉमन आदमी था जिसने धर्म के बारे में बहुत कुछ लिखा, रिलीजियस थीम्स के बारे में बहुत कुछ लिखा, और इसकी रिलीजियस थीम का जो सेंटर पॉइंट होता था वो पुराना धर्म नहीं था जो समाज को पीछे की तरफ खींचता था, ऐसा धर्म नहीं था जो लोगों को रीजन, लॉजिक और क्वेश्चंस को रेज करने से मना करता था, ऐसा धर्म नहीं था जो सिर्फ वो चीज को एक्सेप्ट करने के लिए कहता था जो ट्रेडिशन से चली आ रही हैं। इसके रिलीजियस थीम्स की खासियत ये थी कि ये धर्म को इंसान से जोड़ के देखने के लिए कहता था, यानी धर्म इसलिए नहीं बना है कि धर्म का टूल जो है वो एज अ फियर इस्तेमाल किया जाए और एज अ फियर टूल इस्तेमाल करके लोगों को क्या किया जाए, उनकी लाइफ को रेगुलेट किया जाए। क्योंकि होता यह था, पहले आपने भी पढ़ा है पुराने वीडियोस में, पुराने का मतलब इसके जस्ट चैप्टर के पहले वाले वीडियोस में, कि हमारा जो फर्स्ट क्लर्जी है वो क्या है, वो टूल ऑफ फियर है ना, एक एटमॉस्फियर बनाता था इस तरीके से धर्म को लेके कि डर लोगों के मन में रहे, और शायद धर्म को डर से जोड़कर उसका पालन करवाना आसान हो जाता था। लेकिन दांते किस चीज को प्रमोट करेगा, दांते इस चीज को प्रमोट करेगा दैट रिलीजन इज द मैटर ऑफ फेथ, यानी कि आस्था का विषय है, और धर्म इसलिए बनाया जाना चाहिए ताकि वो ह्यूमन वेलफेयर करे, ना कि इंसानों को यूज करके इंस्टीट्यूशंस बने, क्लर्जी, पोप और बिशप जो है वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाए, रिच हों, टैक्सेस लें, और ह्यूमन वेलफेयर जो है वो साइड में हो जाए, मनुष्य का जो कल्याण है वो किनारे हो जाए। क्लियर है। तो आप देखोगे आगे किस तरह के बड़े स्कॉलर्स आ रहे हैं, ठीक है। गोटो, ये एक आर्टिस्ट है, तो ये एक आर्टिस्ट जो है अपने आप में नई पेंटिंग्स को या नए आर्ट्स को जन्म देगा। पुराना आर्ट जो होता था, वो पुराना आर्ट वो भी रिलीजियस थीम्स के ऊपर डिपेंडेंट था, या मैं कहूं उसी से मोटिवेटेड होता था। लेकिन नया आर्ट जो है उसमें इसने नई चीजें ऐड करी, इसने फिर वही ह्यूमन ब्यूटीज को, मनुष्य की सुंदरता को, प्रकृति की सुंदरता को पिरोना शुरू किया, उसको एक्सप्रेस करना शुरू किया, उसको पोर्ट्रेट करना शुरू किया, जो कि पहले नहीं होता था। अब ये जो नए परिवर्तन है, ये नए परिवर्तन आप देख रहे हो, जब भी लोग देखेंगे कि चलो कहीं पर पेंटिंग हो रही है, नया एरिया बना हुआ है, उस नए एरिया में यूनिवर्सिटी बनी हुई है, उस यूनिवर्सिटी का आर्किटेक्चर अलग है। पहले कैथेड्रल्स बन रहे थे, बिल्डिंग्स बन रहे थे, उसमें क्या था, बाइबल्स की बातें लिखी जा रही थी। लेकिन अब जो है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, उन बड़ी बिल्डिंग्स में आप देखोगे अच्छे, ये रोमन साम्राज्य से भी आप इसको रेगुलेट कर सकते हो, ठीक है ना, या रिलेट कर सकते हो। तो रिलेट करने का मतलब है वहां देखोगे कि बहुत सुंदर सुंदर है ना, एंजल्स की पेंटिंग बनी हुई है, गॉड्स की पेंटिंग बनी हुई है। तो वो पेंटिंग जो है बेसिकली होती तो ह्यूमन फॉर्म में थी ना, और ह्यूमन फॉर्म में होती थी तो उसमें कहीं ना कहीं वापस से एक ये भी एक पैटर्न था कि रोमन साम्राज्य में माना जाता ना कि इंसान और अगर देवता भी हैं तो वो साथ साथ रहते हैं, उनका कोई एग्जिस्टेंस है। देवता ऐसे नहीं है कि वो एक ऐसे लोक में है जो दिखते ही नहीं है। लेकिन मिडिवल पीरियड में तो पूरा आ गया था कि ये जगत इंसान के लिए है, और आफ्टर लाइफ में जो जिस दूसरे प्लेनेट में जाएंगे, हेवन वगैरह में, वहां गॉड्स के साथ मुलाकात होगी, तो यहां जीवन अगर अच्छा होगा तभी आप वहां जाओगे, अदरवाइज यू विल बी थ्रोन आउट टू द हेल, ठीक है ना। तो ये जो परंपराएं हैं, नई परंपराएं, ये स्थित हो रही हैं। अब आगे के वीडियोस में हम समझेंगे कि और कौन से चेंजेस हुए, जिन चेंजेस ने रेनेसांस को और करीब ला दिया। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, दिस इज इंद्र विक्रम। और अब इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं ह्यूमनिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री के बारे में। तो क्या है ह्यूमनिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री और कैसे ये इवॉल्व होता है, यानी इसका विकास कैसे होता है। देखो, ये ह्यूमनिस्ट व्यू जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंटायर हिस्ट्री के बारे में कुछ पढ़ने जा रहे हो, है ना। ये मिडिवल यूरोप और मॉडर्न यूरोप के बीच का एक ट्रांजिशन फेज है, जिसमें जब ये इंटेलेक्चुअल चेंजेस हो रहे हैं, बौद्धिक परिवर्तन हो रहे हैं, तो उन परिवर्तनों में जो प्रोफेसर्स हैं यूनिवर्सिटीज के, जो नए आ रहे हैं, लॉजिकल थिंकिंग वाले लोग आ रहे हैं, ये एक आगे आने वाली जनरेशन को और उस टाइम के लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, देखो कि यूरोप कैसा था पहले, बीच में कैसा हो गया, और यूरोप को अब हमें कैसा बनाना है। क्लियर है। तो उसी को ह्यूमनिस्ट व्यू कहा गया। एक और चीज जान लेना जरूरी है, ये एसेंस एक तरीके से कि ह्यूमन, तो इसका मतलब पहले कोई और चीज रही होगी,
तो अभी तक के वीडियोस देख के समझ में आ गया होगा, अब कई बार वो चीज रिपीट हो चुकी है। तो पहले रिलीजन था, और रिलीजन में क्या चीज थी, रिलीजन में इंसान बहुत नीचे था। जो हमारा मिडिवल फेज का रिलीजन है, उसमें रिलीजन को, इंसान को एक तरीके से ऐसा पोर्ट्रेट किया गया था, एक तरह से ऐसे दिखाया गया था कि दे आर सिनर्स, बहुत बड़े पापी हैं और पनिशमेंट मिली हुई है उनको बहुत, और हमेशा गॉड से डर के रहें, फियरफुल कंडीशन में रहें। ठीक है, तो अगर फियरफुल कंडीशन में रहेंगे तो ठीक है, एक्टिविटीज उनकी ठीक ठाक होती चली जाएंगी, अदरवाइज फिर हो गया, कुछ नहीं होने वाला उनका, हेल में जाएंगे, हेवन में कभी नहीं जाएंगे। तो ये क्रिश्चियंस का उस समय का अपना प्रीचिंग वे है, और ये रिलीजन को उस समय थोप दिया इस तरीके से कह के। लेकिन अब मानवतावादी ह्यूमनिस्ट व्यू जो आ रहा है, वो ह्यूमनिस्ट व्यू इंसान को रख रहा है रिलीजन के बीचों बीच कि ठीक है मान लेते हैं, बट रिलीजन फेथ का भी मैटर है, और साथ साथ रिलीजन इसलिए है कि चलो ठीक है, भगवान हमने गलती करी और भगवान के लिए सिनर हो गए, लेकिन हम अपनी अच्छी एक्टिविटीज से अपने को इंप्रूव भी कर सकते हैं, और अपने को इंप्रूव करने के बाद अपने उस सिनर वाली आइडेंटिटी को खत्म भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉजिक और रीजंस उसमें जुड़ते चले जाएंगे। अब ह्यूमनिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री में है ना, उसी को हम पूरा समझते हैं। चलिए, ह्यूमनिस्ट थॉट, जो ह्यूमनिस्ट लोग हैं, अब ह्यूमनिस्ट वर्ड जब जब आएगा, अभी इस पूरे वीडियो में तो आएगा ही, तो ह्यूमनिस्ट से मतलब समझ लेना कि ऐसे लोग जो पुरानी जो रिलीजियस डोमिनेंस वाली थ्योरी है, इसको डिस्कार्ड करके, उसको छोड़ के इंसान को प्रेफरेंस में लेके आ रहे हैं, ह्यूमंस को प्रेफरेंस में लेके आ रहे हैं, मानव को प्रेफरेंस में लेके आ रहे हैं। तो जैसे आइडियोलॉजीज बनती है ना, जैसे विचारधाराएं बनती है ना, जैसे सोशलिज्म समाजवाद, ठीक है, जैसे इंडस्ट्रियलिज्म, ठीक है, औद्योगिक क्रांति या उद्योगवाद कह दो, वो तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, औद्योगिक क्रांति है ना, तो ह्यूमनिज्म है ना, वैसे ही मानवतावाद, और ह्यूमनिस्ट इज द वन हु इज फॉलोइंग सच आइडियोलॉजी। ठीक है, तो ह्यूमनिज्म कह दो, तो इज्म जब जुड़ जाता है तो है ना, जैसे मैंने कहा कम्युनलिज्म, सोशलिज्म, तो इज्म का मतलब आइडियोलॉजी, कुछ विचारधारा, वाद जुड़ गया इसमें, और जो लोग इसको मानते हैं, ठीक है, कम्युनिस्ट कहते हैं ना, सोशलिस्ट कहते हैं ना, वैसे ह्यूमनिस्ट हो गया, यानी एक ऐसा पर्सन हो गया जो इस ह्यूमनिज्म के थॉट को क्या कर रहा है, जी रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है ना, उसको प्रैक्टिकलिटी में लेके आ रहा है। तो ह्यूमनिस्ट जो लोग हैं, ये क्या विचार रखते हैं, दे थॉट दैट दे वर रिस्टोरिंग ट्रू सिविलाइजेशन, यानी उस पुरानी जो है, पुरानी विचारधारा जो है, पुरानी सभ्यता जो है, उसको वो लोग क्या है रीस्टोर कर रहे हैं। इनका कहने का मतलब था कि हम रीस्टोर कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं समवेयर दिस ह्यूमनिस्ट व्यू वाज लॉस्ट, कहीं ना कहीं अपने पुराने ह्यूमनिस्ट व्यू को ये खो चुके थे, तब ना ये लोग उसको वापस से रिवाइव कर रहे हैं, रीस्टैब्लिश कर रहे हैं ना। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। तो कैसे कैसे वो सब अभी पढ़ोगे, अभी वही पूरा डिस्कशन करना है। तो इनका ये कहना था कि ह्यूमनिस्ट जो है, उसका मतलब ये है कि जो पुराना एक मानवतावादी दृष्टिकोण यूरोप का खो गया है, उसको ये लोग क्या कर रहे हैं, रीस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और वास्तविकता में कई सालों से पहले तक, ठीक है, आज यानी कि जिस समय की बात अभी हम यूरोप की कर रहे हैं, तो आपके ह्यूमनिस्ट व्यू वाले लोग कह रहे हैं कि देखो ऐसा है, कई साल पहले तक, हजारों साल पहले तक यूरोप जो है, उसमें यही जो है वो ट्रू सिविलाइजेशन था। ठीक है, यानी यूरोप का जो सही मायने में सभ्यता था, वो वास्तविकता में यही थी। कौन सी, ह्यूमनिस्ट वाली। सो ह्यूमनिस्ट वाज एक्चुअली द ट्रू सिविलाइजेशन ऑफ द यूरोप। क्लियर है। और अब कई सालों के अंधेरे युग के बाद, अब कई सालों के, कई सेंचुरीज के अंधेरे युग के बाद हम जो है वापस से इसको इस्टेब्लिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हुआ ये कि ट्रू सिविलाइजेशन इस्टेब्लिश थी, जो कि ह्यूमनिस्ट व्यू की तरफ जाती थी। ठीक है, और हुआ ये कि वो जो समय था जब ट्रू सिविलाइजेशन थी, वो था रोमन एम्पायर का टाइम। ठीक है, रोमन एम्पायर का टाइम था वो। और रोमन एम्पायर जैसे ही डिसइंटीग्रेट हुआ, रोमन एम्पायर का फॉल डाउन हुआ, तो रोमन एम्पायर के फॉल डाउन के साथ वो सारी प्रैक्टिसेस जाती रही, वो सारी प्रैक्टिसेस भुलाते रहे लोग। और उसके बाद का टाइम ये लोग रेफर करते हैं उसको क्या, मिडिल एज। क्लियर है। तो मिडिल एज यानी मिडिवल पीरियड जो है, इसी को ये डार्क एज कह रहे हैं, अंधेरे का युग कह रहे हैं।
क्लियर है। तो आगे के कई सालों तक जब रोमन साम्राज्य का पतन हो गया तो उसके बाद यूरोप में अंधेरा छाया रहा, मध्यकाल का युग रहा। यूरोप में अंधेरा छाया रहा, इसका मतलब ये नहीं कि अंधेरा हो गया, लाइट चली गई या कहीं कोई रोशनी नहीं हुई, ठीक है ना। उनका कहना था कि लोगों का दृष्टिकोण संकुचित हो गया, लोगों का देखने का जो व्यू है, ठीक है, वो बदल गया। धर्म उनके जीवन में इस तरीके से हावी हुआ जिसने उनकी साइंटिफिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक प्रोग्रेसेस को हैम्पर किया, ठीक है, यानी सारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो उन्नति है वो रुक गई। तो ध्यान रखना, यहां पे बहुत महत्वपूर्ण चीज कह रहे हैं कि डार्क एज जो है या मिडिवल एज जो है वो हजारों साल का एक ऐसा टाइम पीरियड था जो रोमन एम्पायर, हालांकि इसको चैलेंज भी मिल जाएगा आगे, आप देखोगे ये चैप्टर खत्म करते करते हम एक नए व्यू में भी पहुंच जाएंगे, बट पहले पुराना व्यू तो समझ लें। तो इस समय ये क्या कह रहे हैं, मिडिल एजेस में, मिडिवल पीरियड में ये कह रहे हैं कि रोमन एम्पायर के खत्म होने के बाद, रोमन एम्पायर के फॉल डाउन के बाद जो मिडिवल पीरियड आया, उस मिडिवल पीरियड में इन्होंने क्या कहा कि चर्च क्या था, चर्च का कंप्लीट कंट्रोल था ओवर मैन्स माइंड। मनुष्य के दिमाग में, इंसानी दिमाग में सबसे ज्यादा नियंत्रण था चर्च का। चर्च इंसान की सोच को नियंत्रित कर रहा था, और यह चीज आपने बहुत अच्छे से समझी है। पुराना जो चैप्टर हमने अभी पढ़ लिया, चैप्टर 6, आपका चैप्टर 6 पूरी तरीके से इसी के ऊपर बेस्ड था। आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑर्डर जो डेवलप हुआ था, उस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑर्डर में फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर के जो लोग थे उसमें से एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे दोनों थर्ड ऑर्डर का, तीसरे वर्ग का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, और सेकेंड ऑर्डर तो रूल कर ले रहा था, लेकिन वो भी अपनी वैलिडिटी फर्स्ट ऑर्डर से लेता था। फर्स्ट ऑर्डर का काम कुछ नहीं था, बढ़िया नहा धो के सफ़ेद कपड़े पहन लिए इन्होंने, क्रॉस लटका लिया, और इसके बाद बाइबल के ज्ञान को लोगों तक बांटना शुरू किया। उनसे पैसे भी ले रहे हैं, टैक्सेस भी ले रहे हैं, डोनेशंस भी ले रहे हैं खूब सारा, और उनको ये बता रहे हैं कि यू आर द सिनर, यू हैव कमिटेड सिन, ईश्वर के प्रति आपने ढेर सारे अपराध किए हैं, पाप किए हैं, और अब आपका जीवन जो है वो बहुत बेकार हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रार्थना करेंगे, जीसस से क्षमा मांगेंगे, ईश्वर से क्षमा मांगेंगे और अच्छे कर्म करेंगे तो वो बदल भी जाएगा, ठीक है, या आपको हेवन में जगह मिलेगी। लेकिन शुरू में तो कुछ दिन ऐसा हुआ, लेकिन बाद में ऐसा नहीं हुआ। बाद में जो प्रीचिंग करने लोग जाते थे, ये अच्छे कपड़े पहन के, क्रॉस लटका के जो लोग जाते थे, इनका खुद का मोरल कैरेक्टर डाउन हो गया। ये जो कहते थे वो खुद करते नहीं थे। ये बड़ी बड़ी संपत्तियां और बड़े बड़े घरों में, बड़े बड़े कैथेड्रल्स में, चर्च में रहने लग गए, बहुत सारे प्रॉपर्टीज बनाने लग गए, ठीक है, स्कैंडलस लाइफ जीने लग गए, ठीक है। और उसके बाद आप सोच सकते हैं कि जब ऐसा व्यक्ति, मतलब कुल मिला के आज के 21st सेंचुरी के कुछ बाबा जो हैं, कुछ जो है ना रिलीजियस, अलग हर रिलीजियस ग्रुप में आपको मिल जाएगा, बाबा, मौलवी, है ना, साधु संत सारे मिल जाएंगे जो कुछ इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे, जो स्कैंडलस एक्टिविटीज होंगी, बट वो दूसरों को बातें भी बता रहे होंगे कि हाँ आपको बहुत बढ़िया जीवन जीना चाहिए, बहुत पवित्र जीवन जीना चाहिए। तो आपको हर जगह ऐसे लोग मिल जाएंगे। यही सिचुएशन यूरोप में उस जमाने में मिलेगी आपको, और पब्लिक समझ रही है इस चीज को, लोग समझना शुरू कर चुके हैं इस चीज को। पॉलिटिकल लीडरशिप भी त्रस्त आ चुकी है चर्च के इस ऑपुलेंट लाइफ से, जो पैटर्न जी रहा है चर्च उससे, क्लियर है। तो ये वो समय था जब चर्च का लोगों के ऊपर पूरा नियंत्रण, इंसानी दिमाग के ऊपर पूरा नियंत्रण था, पूरा कंट्रोल था, पूरी तरीके से उसको कंट्रोल किया गया था, ठीक है। और इसी नियंत्रण की वजह से ये जो ट्रू सिविलाइजेशन का फेज था, इस फेज में जो भी ज्ञान था इंसान के अंदर, वो पूरा का पूरा क्या हुआ, ब्लॉटेड आउट हो गया, वो पूरा का पूरा ढक गया, वो पूरा का पूरा खत्म हो गया, उसको दाग लग गया, ठीक है ना। क्योंकि पुराना जो रोमन एम्पायर था, उस रोमन एम्पायर में लैटिन और ग्रीक्स जो लोग थे, इन आपको ही पता है कि रोमन एम्पायर के दो महत्वपूर्ण भाषाएं हुआ करती थी, लैटिन और ग्रीक भाषाएं। तो लैटिन और ग्रीक यानी कि लैटिन और यूनानी भाषाएं, और इन्हीं सभ्यताओं का जो प्रभाव पड़ा था रोम साम्राज्य के ऊपर, या मैं कहूं कि बेसिकली रोमन साम्राज्य इन्हीं सभ्यताओं को जी रहा था, इसी के विकसित समाज को जी रहा था, आगे बढ़ा रहा था, वो पूरा का पूरा फेड आउट हो गया। क्योंकि उस जमाने में कहा गया कि भाई बहुत अच्छी विकसित सोसाइटी थी, और वो विकसित सोसाइटी बाद के मिडिवल टाइम में नहीं रही। जैसे जैसे रोमन एम्पायर का फॉल डाउन हुआ, जैसे जैसे रोमन एम्पायर का फॉल डाउन हुआ, वैसे वैसे ये सारा ज्ञान जाता रहा, और उसकी जगह चर्च का ज्ञान या चर्च का धर्म लेता रहा। लेकिन चर्च के धर्म ने शुरू में लोगों को धर्म में जगह दिलाई, धर्मांतरण किया, रिलीजियस कन्वर्जन्स किए, क्रिश्चियनिटी को आगे बढ़ाया, पर कहीं ना कहीं वो फिर
उसी शोषणकारी व्यवस्था का हिस्सा बन गया जो शोषणकारी व्यवस्था सेकंड ऑर्डर चला रही थी या बरसों से चली आ रही थी। धर्म लोगों के अपलिफ्टमेंट का रीजन ना बन के लोगों के डाउनफॉल का रीजन बन गया। धर्म साइंटिफिक प्रोग्रेस, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस का कारण ना बन के सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक डाउनफॉल का कारण बन गया। क्लियर है? तो ये चीज जो है वो बहुत समझनी है आपको। तो ये ह्यूमनिस्ट व्यू यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा है और इनका ये कहना था कि जो ये ह्यूमनिस्ट व्यू है ये एक्चुअल में अब मॉडर्न एरा को एस्टैब्लिश कर रहा है। तो ये जो मानवतावादी लोग थे, ह्यूमनिस्ट लोग थे, इन्होंने एक नए शब्द का इस्तेमाल किया, आधुनिक। आधुनिक समय वो समय है जिस समय में आज के इतिहास को लिंक किया गया, या आप कहते हैं 15वीं शताब्दी के बाद का जो इतिहास है उसी इतिहास को आप आधुनिक इतिहास कहते हैं। मैं आप थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, बकायदा सेंचुरी वाइज आपको मैं क्लियर कर देता हूं ताकि आप एक तरीके से लिंक हो सके उस टाइम फेज से जिसे मॉडर्न, मिडिवियल या एंशिएंट कहा जा रहा है। तो देखो जो पीरियडाइजेशन है यानी टाइम का जो क्लासिफिकेशन है जो कि ह्यूमनिस्ट और बाद के स्कॉलर्स के द्वारा किया गया, ठीक है, वो कुछ इस तरीके का था कि इन्होंने कहा कि देखो रोमन एम्पायर, तो रोमन एम्पायर जो है वो आपका, जब से मैं अगस्तस की बात करूं 27 BC से, है ना, बेसिकली यहीं से करना शुरू हो। वैसे तो रोमन एम्पायर की शुरुआत और पहले से होती, क्योंकि रोमन एम्पायर को भी 2 हिस्सों में बांट दिया था हमने। एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, पूरा चैप्टर याद है ना? तो एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स के पूरे चैप्टर में आपको रोमन एम्पायर मैंने पढ़ाया है। उस रोमन एम्पायर को 2 हिस्सों में बांट दिया था मैंने। कौन कौन से हिस्सों में बांटा था? एक हिस्सा जो था वो था रिपब्लिकन वाला रोमन एम्पायर, और दूसरा हिस्सा जो मैंने बांटा था वो आपका बांटा था एब्सोल्यूट मोनार्की वाला रोमन एम्पायर, जिसमें सीनेट राजा के हाथ में, अगस्तस के हाथ में आ गया था। तो अगर हम यहां से भी लें तो ईसा के 27 साल पहले से लेकर आगे अब आपकी 4th 5th सेंचुरीज तक, तो उसके बाद लगभग अगले 100 सालों में ही हालांकि रोमन एम्पायर का जो है वो क्लासिफिकेशन हो गया, और फिर उसके बाद आप बैजेंटाइन को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, यानी ईस्टर्न रोमन एम्पायर, वेस्टर्न रोमन एम्पायर में पूरा साम्राज्य विघटित हो गया। बट वो पूरी कहानी रोमन एम्पायर की समझने की यहां जरूरत नहीं है। यहां पे सिर्फ उस समय से शुरू करना है जब रोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हो गया। तो रोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन जो है वो आपके जैसे ही शुरू हुआ वैसे ही, अब एकदम से तो हुआ नहीं कि एक दिन रात में ही रोमन एम्पायर पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो गया, सुबह उठे दूसरे राजा आ गए वहां पे, नहीं। ग्रेजुअली जैसे ट्राइब्स या ट्राइबल लोग अटैक करते गए वहां पर, वैसे वैसे रोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट होता चला गया, और उसके महत्वपूर्ण एरियाज जो हैं खासकर नॉर्थ वेस्ट के, वो छोटे छोटे ट्राइबल जो राजा थे उनके अंडर में जाते रहे, या छोटे छोटे लॉर्ड्स थे उनके अंतर में जाते रहे। ठीक है, चलो, तो 5th सेंचुरी से 14th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है, इसको रफली जो हिस्टोरियंस हैं, खासकर जो ह्यूमनिस्ट व्यू वाले हिस्टोरियंस हैं, वो क्या कह देते हैं? मिडिल एज कह देते हैं। ठीक है, अब इसमें भी 5 से 14th सेंचुरी तक वो ये कहते हैं कि देखो ऐसा है कि जब शुरुआत में रोमन एम्पायर के पूरे डिसइंटीग्रेशन के बाद ये जो ट्राइबल व्यवस्था शुरू हुई थी राजाओं की, जिसको आप फ्यूडल व्यवस्था भी कह सकते हैं, यानी जब फ्यूडलिज्म जो है वो अपने पैर पसारना शुरू कर चुका था और पूरी तरीके से फ्यूडल सोसाइटी 3 हिस्सों में बट गई थी, 1st, 2nd और 3rd ऑर्डर में बट गई थी। ठीक है, तो 5th से 9th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है जिसमें ये ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स मिलेंगे, राजाओं को फ्यूडल के ऊपर डिपेंडेंट रहना होगा, ये बेसिकली वो समय था जब डार्क फेजेस था। यानी इस समय आपका ये दोनों जो वर्ग हैं ये साठ गांठ करके, ठीक है ना, यानी किंग्स जो हैं वो क्लर्जी वगैरह के साथ मिलकर लैटिन चर्च के साथ उससे अपनी वैलिडिटी करवा के, मतलब एक तरीके से अपने आप को वैलिडेट करवा के कि ठीक है हम एक बहुत महान राजा हैं, हमको डिवाइन अथॉरिटी मिल गई है रूल करने की, है ना। चर्च और राजा दोनों जो है वो एंजॉय करना शुरू कर देंगे। तीसरा ऑर्डर जो है इसको एंजॉय शब्द का मतलब ही नहीं पता, ठीक है ना। चलो, उसके बाद इनका कहना है कि 9 से 11 सेंचुरी, ठीक है, यानी 5th से 9 तक तो पूरा डार्क एज रहा, 9 से 11 सेंचुरी तक अर्ली मिडिल एजेस जो है वो शुरू होती है। यानी ये वो पीरियड था जब थोड़ा थोड़ा चेंजेस आए थे। आपको याद होगा जब आपने इसके पहले वाला चैप्टर पढ़ा है, इसके पहले जस्ट पहले वाले चैप्टर में, ठीक है, चेंजिंग ट्रेडिशंस में, तो उसमें आपने पढ़ा था कि यूरोप में एनवायरमेंटल चेंजेस हुए, एग्रीकल्चरल चेंजेस हुए, ठीक है, एग्रीकल्चरल चेंजेस में क्रॉपिंग पैटर्न्स नए नए आए,
धीरे धीरे ट्रेड वगैरह भी डेवलप होना शुरू हुआ, हालांकि बाद में फिर से हैम्पर होगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चेंजेस आए थे। फिर ये चीज़ और प्रमोट हुई जब नए नए टाउन्स का डेवलपमेंट हो गया, नए नए टाउन्स और सिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ। इन सिटीज़ और टाउन्स में एक वर्ग निकल के आया जिन्हें आप कह रहे थे ट्रेडर्स का वर्ग, ठीक है, यानी व्यापारी, मर्चेंट्स कह रहे थे आप। तो ये जो नए ट्रेडर्स और मर्चेंट्स थे, इन लोगों ने एक नया फोर्थ ऑर्डर का गठन किया। मतलब फोर्थ ऑर्डर बाकायदा ऐसा कुछ नहीं कि इस्टेब्लिश हो रहा था, लेकिन इतिहासकार लोग ऐसा कह देते हैं कि देखो ऐसा है, जो मिडिल क्लास उस समय आ रहा था, तो ये मिडिल क्लास ही कहीं ना कहीं फोर्थ ऑर्डर था, क्योंकि एक वर्ग दूसरा वर्ग, ये दोनों तो प्रिविलेज वाले वर्ग हो गए, इनको विशेषाधिकार मिले हुए हैं, इनके पास राइट्स ही राइट्स हैं, लायबिलिटीज तीसरे वर्ग के पास हैं, तीसरे वर्ग की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब है। अब इसी तीसरे वर्ग में से ये वर्ग आया फोर्थ ऑर्डर, ठीक है, जो संपन्न था, जो राजा के साथ डायरेक्टली अपने वेल्थ के दम पर कनेक्ट हो सकता था। क्लियर है? तो नए नए टाउन्स का डेवलपमेंट हुआ, और इन्हीं नए टाउन्स के डेवलपमेंट के साथ जब ट्रेड का डेवलपमेंट और ज्यादा हो रहा है, तो लोग कल्चरल एक्सचेंजेस में नए नए आइडियाज के साथ इंटरैक्ट हो रहे हैं, नए नए कल्चर्स के साथ इंटरैक्ट हो रहे हैं। और जब ये इंटरैक्शन हुआ तो इन शहरों में 15वीं शताब्दी के आसपास नई विचारधारा फलने फूलने लग गई। इसी नई विचारधारा ने लोगों को इंसान के तरफ देखने को मजबूर किया। इंसान की जो बहुत बुरी हालत थी, जिसको शासक वर्ग और आपका धार्मिक वर्ग सिर्फ और सिर्फ सेवक के तौर पर देखता था, उसको अब रिस्पेक्ट के तौर पर सारी चीज़ों को ह्यूमन सेंट्रिक माना जाने लगा। अभी आगे पढ़ोगे आगे जाके कि अगर राजा है, पॉलिटिकल सिस्टम है, तो पॉलिटिकल सिस्टम जो है दैट शुड बी बेस्ड ऑन द वेलफेयर ऑफ द कॉमन पीपल, यानी राजाओं के अगेंस्ट नहीं है हम, इनका कहना था, लेकिन राजा पब्लिक के वेलफेयर के लिए सोचे। क्लियर है? सोसाइटी का डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हर तरीके से, ताकि लोगों को उसके फ्रूट्स मिलें। आर्ट्स, कल्चर, लिटरेचर, ये ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए। क्यों ना पेंटिंग बनाई जाए, वो इंसानों की पेंटिंग हो, जिसमें इंसानों की खूबसूरती को और बयां किया जाए। ठीक है? नए नए लिटरेचर्स लिखे जाएं, जिन लिटरेचर्स में ह्यूमन इमोशंस के एक्सचेंजेस और इंटरैक्शंस को डिपिक्ट किया जाए। आप पढ़ो शेक्सपियर के इतने अच्छे अच्छे ड्रामास को, है ना, नॉवेल्स को, तो आपको क्या मिलेगा? रोमियो जूलियट की कहानियां सुनने को मिल रही हैं। तो रोमियो जूलियट क्या कर रहे हैं? दे आर एक्सचेंजिंग देयर सम लविंग अफेयर्स, है ना। तो ये सब कहां से आया? पहले आप मिडिवल टाइम पे लिख दो रोमियो जूलियट, फांसी पे चढ़ा देंगे आपको चर्च वाले, ठीक है ना। लॉर्ड आके आपके सर पे तलवार पटक के जाएगा, मार के जाएगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि उस जमाने में इंसान को इतनी आज़ादी नहीं थी कि वो अपने बारे में, ठीक है, अपने कल्चर के बारे में चीज़ों को लिखे। वो विजन ही नहीं था। आपको लॉर्ड्स और क्लर्जी और चर्च और पोप और गॉड, इसके बाहर संसार नहीं था आपका। ठीक है? ये मैंने शुरू में ही कह दिया था कि हालांकि इस विजन को, ये जो हिस्टोरियंस का ये जो डिवीजन है, इसको हम आगे चैलेंज करेंगे। तो आगे चैलेंज करेंगे का मतलब जब ये चैप्टर खत्म हो रहा होगा, तो इस चैप्टर का मतलब आज का वीडियो नहीं, जब ये पूरा चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन खत्म हो रहा होगा, तो उस वीडियो में मैं वापस से इस पे आऊंगा और आपको बताऊंगा कि ये जो क्लासिफिकेशन हिस्टोरियंस ने किया है, क्या ये क्लासिफिकेशन आज की डेट में भी वैलिडेटेड है? क्या ये क्लासिफिकेशन हिस्टोरियंस आज भी लेके चल रहे हैं? तो आपको पता चलेगा कि नहीं। बाद के दशक में हिस्टोरियंस का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, इतिहास को देखने का परसेप्शन चेंज हुआ, और उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि यूरोप का कहना कि पहले वो बहुत सभ्य थे, बहुत ज़्यादा एकदम इतने सिविलाइज्ड थे, बाद में डार्क फेज आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बातें गढ़ी गई हैं। ठीक है? जबकि इसमें ऐसा है कि इनका इंटरैक्शन हुआ, वो पहले से भी ऐसे ही थे, इनका इंटरैक्शन हुआ जब ईस्टर्न कंट्रीज के साथ में, उसके बाद फिर उनके कल्चर्स और उनके साइंटिफिक टैम्पर को इन्होंने आगे इनहेरिट किया, और इस तरीके से इनका डेवलपमेंट हुआ। तो मॉडर्न हुआ वो बात ठीक है, लेकिन ये डार्क फेज जो कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई डार्क वर्क फेज थी। ठीक है? तो डार्क फेज को जो है वो डिनाई कर देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब जब ये चेंजेस आ रहे हैं ह्यूमनिस्ट व्यू में, इस ह्यूमनिस्ट व्यू में बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है। तो यूरोप में जो विज्ञान और दर्शन में परिवर्तन आ रहे हैं, इसमें कौन कौन लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं?
तो विज्ञान और दर्शन, साइंस और फिलॉसफी का जो फील्ड है, इसमें बहुत बड़े चेंजेस आए। और ये मान के चलो कि आगे जाके अगर चर्च को चुनौती मिल रही है, चर्च की जो पुरानी थ्योरी थी उसके बारे में पूरा हम डिस्कशन करेंगे बाकायदा, वो भी वीडियो में सब कुछ है डिटेल में, ठीक है। तो आप देखोगे कि पहले विज्ञान जो है यूरोप का कैसा था, पहले विज्ञान यूरोप का ऐसा है जो बाइबल कह रहा है, यानी भाई पृथ्वी गोल नहीं है, अर्थ इज फ्लैट, है ना। वो तो बाद में आज आप जियोइड शेप बोलते हो, अभी तो कुछ लोग स्फेरिकल भी बोल देंगे, कह देंगे लगभग यही है, गोल ही है, ठीक है। अब ना गोल है ना चपटीन है, जियोइड शेप है। तो पृथ्वी जो है वो बहुत हिम्मत करके कोपरनिकस बोल पाया कि नहीं गोल है, हिम्मत ही नहीं थी उसकी, ठीक है ना, क्योंकि उसको पता था कि बोलेगा तो चर्च के क्लर्जी आएंगे, कह देंगे तुम बहुत बड़े पापी हो भाई, और तुमने इतना बड़ा पाप कैसे कर दिया, जो ईश्वर कह के गए हैं वो होगा सही है, तुम्हारी बात सही हो जाएगी, ठीक है, तुम तो इंसान हो, यू आर अ बॉर्न सिनर, है कि नहीं, तुम तो जन्म से ही पापी हो। तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ज़्यादा रीज़न लॉजिक मत लगाओ, जो बाइबल कह रहा है उसको मान लो चुपचाप। तो इस तरीके की बातें जो है वो हो जाती। तो साइंस का जो पूरा सिस्टम है वो पूरा जो चर्च कहेगा उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। फिलॉसफी तो चर्च की डोमिनेटेड है ही है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो 14th सेंचुरी के आसपास अब आप देखोगे, ठीक है, कि बहुत सारे जो काम हैं, लिटरेरी वर्क हैं, इनका ट्रांसलेशन होना शुरू हुआ, ठीक है। तो बहुत सारे स्कॉलर्स जो हैं, मेनी स्कॉलर्स बिगेन टू रीड, इन्होंने पढ़ना शुरू किया। यूरोप के जो बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, इन्होंने यूनानी जो लेखक हैं उनके ट्रांसलेटेड कामों को पढ़ना शुरू किया। अच्छा, ये ट्रांसलेटेड काम जो है ये ऑलरेडी किए गए थे अरबों के द्वारा। तो अब आप ये मान के चलो कि यूरोप को ये जो ज्ञान आ रहा है, यूरोप की ये जो आंखें खुल रही हैं, इसमें बहुत सारा अरबों का कॉन्ट्रीब्यूशन है। अरबों का कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब अमाउंट में, पैसे में नहीं, अरब लोग जो थे, ठीक है ना, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन। तो जो प्लेटो है वो बहुत बड़े एक ग्रीक फिलोसोफर हैं, हम सबको पता है, यूनानी दार्शनिक हैं। तो प्लेटो ने अपने ज़माने में अपनी बहुत सारी फिलोसफीज जो दी थी, उनको बाद में हमारे अरेबिक जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने ट्रांसलेट करा था। क्लियर है। तो जैसे जैसे यूरोपियंस ने इन अरेबिक ट्रांसलेशंस को पढ़ा, तो वैसे वैसे इन्होंने क्या किया, पढ़ा भी, और उसके अलावा ग्रीक ट्रांसलेशंस को दूसरे पर्शियन और बाकी स्कॉलर से भी कंपैरिजन करना शुरू किया, ठीक है। और उसके अलावा अरेबिक और पर्शियन स्कॉलर्स का बहुत सारा ज्ञान जो है यूरोपियंस तक इस मतलब ट्रांसमिशन के थ्रू या ट्रांसलेशन के थ्रू पहुंचेगा। क्लियर। अब इससे क्या है, इससे उनके कान के दरवाजे जो हैं वो धीरे धीरे खुलना शुरू हो रहे हैं, मतलब उनका जो मेंटल हॉराइजंस है वो थोड़ा ब्रॉड होना शुरू हो रहा है कि अच्छा ऐसा ऐसा है, ठीक है, चलो क्लियर है। फिर दीज वर वर्क्स ऑन नेचुरल साइंसेस। अब ये जो लोग पढ़ रहे थे ये ज्यादातर चीजें किसकी थी, विज्ञान से रिलेटेड थी, गणित मैथमेटिक्स से रिलेटेड थी, है ना, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड थी, मेडिसिन से रिलेटेड थी, केमिस्ट्री से रिलेटेड थी, ठीक है। टॉलमी ये भी ज्योग्राफी के फील्ड में बहुत काम करेगा, तो ज्योग्राफी से रिलेटेड थी, ठीक है। अब जब इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना शुरू किया तो उनको समझ में आया कि यार दुनिया धर्म से कहीं ज़्यादा बाहर है, दुनिया धर्म में ही नहीं टिकी हुई है ना। इतने सारे सब्जेक्ट हमारे पुराने पूर्वज लोग दे के चले गए, और हम आज भी अभी जो है वो किसकी बात कर रहे हैं, टिथे की बात कर रहे हैं और टैले की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम आज भी फ्यूडलिज्म में उलझे हुए हैं, और दुनिया में इतना डेवलपमेंट ऑलरेडी हो के चला गया, हम लोग कहाँ जी रहे हैं। क्लियर है। तो उन्होंने और डेप्थ में स्टडीज करनी शुरू करी। क्लियर है। इसके अलावा कंपैरिजन भी होना शुरू हुआ। कंपैरिजन कैसे शुरू हुआ, मतलब कि ग्रीक का काम है या अरेबिक का काम है, अरेबिक स्कॉलर्स लोगों ने किया ये पहले, या यूनानी लोगों ने किया, अब उसका कंपैरिजन होना शुरू हो गया। तो बात सामने आई कि देखो ऐसा है कि कुछ तो ग्रीक लोगों ने किया, लेकिन ज्यादातर हमारे अरबी लोगों ने किया है। क्लियर है। हमारे जो अराबिक लोग हैं इन्होंने भी किया है। अब उसकी जो कंपैरिजन शुरू हुई, वो कंपैरिजन कैसे हुई, जैसे जब इन्होंने कुछ शब्दों को कंपेयर करना शुरू किया, जैसे अल, ठीक है। तो अब आगे आपका क्या नाम है, इब्न सिना करके एक पर्सन है, तो ये इब्न सिना करके जो पर्सन है ये बुक लिख रहा था, ठीक है। अब ये जो बुक लिख रहा था उस बुक का कनेक्शन जो है वो अलजेब्रा से है, तो याद होगा मैथमेटिक्स में पढ़ते हुए अलजेब्रा, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा यार ये तो मैथमेटिक्स हो गई, ठीक है, मैथमेटिक्स हो गई, क्लियर है, लेकिन अल काहे को लगा हुआ है, तो अल कहाँ से आ गया, ये अराबिक से आ गया, मतलब इसका कुछ ना कुछ अराबिक कनेक्शन है। तो मतलब मैथमेटिक्स हमारे पास कहाँ से आ गई, ये अलजेब्रा जो है बेसिकली आ गई अराबिक लोगों के पास से।
क्लियर है? तो इस तरीके से कंपैरिजन होने शुरू हुए और कंपैरिजन्स में ये बातें निकल के आई कि बहुत सारे जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, इन मुस्लिम स्कॉलर्स ने क्या किया, दे वर कंसीडर्ड एज मैन ऑफ विजडम। ये लोग बहुत ही हाई विजडम के इंसान कहलाते थे और इटली के शहरों में इनका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने मेडिकल साइंस में, इन्होंने ज्योग्राफी में, इन्होंने केमिस्ट्री में, इन्होंने आपके बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छे खासे कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं। जैसे इब्न सीना हो गया हमारा, तो इब्न सीना जो है इसका यूरोप में नाम पड़ा एवेसिना। तो कंपैरिजन है इसका, इब्न सीना अरबिक में और एवेसिना नाम से यूरोप में इसके ट्रांसलेशन किए गए। क्लियर है? वैसे ही आपका फिलोसोफर था एक बुखारा का बहुत बढ़िया, ठीक है, अल राजी। तो अल राजी का नाम यूरोपियन लिटरेचर्स में रेजिस के नाम से मिलेगा। अब कंपैरिजन कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि अच्छा हाँ, ये तो वही इंसान है। यूरोप के लिटरेचर जो है उसमें नाम थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन बेसिकली ये है कौन, ये अरबिक स्कॉलर है। क्लियर है? तो इन्होंने बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट्स में बहुत रिसर्च्ड, वेल रिसर्च्ड काम किए हैं और कुछ नई नई थ्योरीज को एस्टैब्लिश करा हुआ है। ठीक है ना? इब्न रशीद का भी नाम आया, जिसने बहुत फिलॉसफी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। ठीक है? तो ये अरब फिलोसोफर था जिसका स्पेन में जिक्र मिलेगा। तो ये देखो, ये सारे जो लोग हैं इन्होंने जो भी कंट्रीब्यूशन किए हैं, तो ह्यूमनिस्ट प्रोफेसर्स जो हैं अब यूरोपियन यूनिवर्सिटी के, इटालियन वगैरह के, ये लोग इन्हीं सब्जेक्ट्स को स्कूल्स वगैरह में पढ़ाना शुरू करेंगे। और ना सिर्फ इटली वगैरह के स्कूल में, बल्कि ये दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में भी और यूरोप के बाकी जगहों में भी इन सब्जेक्ट्स को और इन स्कॉलर्स को पढ़ाया जाने लग गया। अब जैसे जैसे इन स्कॉलर्स को पढ़ाया जाने लग जाएगा, वैसे वैसे आप देखोगे कि और कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो कौन कौन से चेंजेस हैं? एजुकेशन ही सिर्फ वो जरिया नहीं था जिसके थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, जिसके थ्रू परिवर्तन लाए जा रहे थे। ठीक है? सो फॉर्मल एजुकेशन वाज नॉट द ओनली वे थ्रू विच ह्यूमनिस्ट शेप द माइंड्स ऑफ द एज। यानी कि उस जमाने में ह्यूमनिस्ट लोग जो हैं, मानवतावादी जो लोग हैं, ये लोग सिर्फ शिक्षा के थ्रू, औपचारिक शिक्षा के थ्रू, फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू इस चीज को चेंज करने नहीं जा रहे थे। यानी जो ह्यूमैनिटेरियन व्यू आ रहा है और ह्यूमैनिटेरियन व्यू जो पुराने रिलीजियस व्यू को रिप्लेस कर रहा है, वो सिर्फ यूनिवर्सिटी एजुकेशन के थ्रू नहीं इंपार्ट किया गया, बल्कि अब नए चेंजेस आएंगे, आप देखोगे। यानी स्कूल्स में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में अब जो नई टीचिंग का पैटर्न चल रहा था, जिस नई टीचिंग के पैटर्न में ये बताया जा रहा था कि हम एक ट्रू सिविलाइजेशनल जो थे, वो ट्रू सिविलाइजेशनल एज जो थी हमारी, वो ह्यूमनिस्ट थी। डार्क फेजेस की वजह से वो चेंज हुआ और अब हम मॉडर्न में हैं, तो हम वापस से अपने ट्रू सिविलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। ये जो ह्यूमनिस्ट व्यू बताया जा रहा था, वो क्या बताया जा रहा था? ह्यूमनिस्ट व्यू का मतलब ही ये है कि हम ट्रू सिविलाइजेशन को वापस से एस्टैब्लिश करें, या ह्यूमनिस्ट ही ट्रू सिविलाइजेशन यानी वास्तविक सभ्यता, या जिसे हम सभ्य समाज कहते हैं, वो वास्तविकता में ह्यूमन सेंट्रिक होता है। क्लियर है? तो ये जो व्यू है वो और दूसरे जरियों से भी प्रोपेगेट किया जाएगा, उसको स्प्रेड किया जाएगा। कौन कौन से तरीके? आर्टिस्ट एंड रियलिज्म, वास्तविकता की तरफ मुड़ेंगे अब बाकी लोग भी। कौन कौन? आर्ट, आर्किटेक्चर, ठीक है, एंड बुक्स। तो कला और आपकी जो आर्किटेक्चर्स हैं, शिल्प वगैरह है, ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। ठीक है? कैसे? अब आप देखोगे कि ह्यूमनिस्ट आइडिया को प्रोपेगेट करने में, बहुत अच्छे तरीके से, प्रभावी तरीके से प्रोपेगेट करने में जो कलाकार लोग हैं, आर्टिस्ट्स हैं, ये लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। क्लियर है? इन आर्टिस्ट्स को प्रमोट किया गया, मोटिवेट किया गया कि अब आप पुराने जो आर्ट है इसको छोड़कर आप उस टाइम के आर्ट को स्टडी करना शुरू करें जो हमारे ग्लोरियस पास्ट से रिलेटेड है। ग्लोरियस पास्ट का मतलब है जो हमारे रोमन वे ऑफ लाइफ से रिलेटेड था। क्लियर है? यानी आप पास्ट के आर्ट को स्टडी करो, जो पुराने टाइम पे रोमन एम्परर्स के टाइम पे, रोमन एम्पायर के टाइम पे जो हमारी आर्ट्स डेवलप थी, उनको आप वापस से स्टडी करना शुरू करो। क्योंकि बीच में मिडीवल टाइम पर जो आर्ट है वो पूरी तरीके से रिलीजियस डोमिनेशन में चला गया था। ठीक है? यानी अगर इमारतें बनती थी तो उन इमारतों में यही चीज ध्यान रखा जाता था कि देखो कहीं ना कहीं वो रिलीजियस पेंटिंग, गॉड्स, डेमीगॉड्स, है ना, और जो रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हीं के पोर्ट्रेट्स बने
और उन्हीं का ग्लोरिफिकेशन हो कुल मिला के। तो अब इनको कहा जा रहा है कि भाई जो नए आर्टिस्ट हैं वो लोग पास्ट को स्टडी करें, और इस तरीके से वो शुरू भी हुआ, पास्ट को स्टडी करना शुरू किया, है ना। हजारों सालों के बाद रोमन एम्पायर के पतन में जो कुछ हमें रिमेन्स मिल रहे थे, जो कुछ बचे कुचे अवशेष मिल रहे थे, इन बचे कुचे अवशेषों में, ठीक है, अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कहीं ना कहीं इन जो डिजर्टेड सिटीज हैं, यानी जो नष्ट और पूरी तरह से खराब हो चुके, यानी कुल मिला के जो है ना त्यक्त और परित्यक्त शहर हैं, जो रोमन साम्राज्य में तो बहुत महान थे, लेकिन अब बाद में उतने महान नहीं रह गए। कुछ शहर तो ठीक है उनका रिवाइवल हो रहा है, लेकिन कुछ शहर पहले जो महान थे रोमन साम्राज्य में भी, वो अब शहर उतने इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर भी नहीं रह गए, लर्निंग सेंटर भी नहीं रह गए। तो ऐसे शहरों में अभी भी क्या था, रोमन कलाकृतियों के, रोमन आर्ट्स के कुछ टूटे फूटे अवशेष, कुछ फ्रैगमेंट्स मिल जा रहे थे, जिनको स्टडी करके हमारे आर्टिस्ट मोटिवेशन ले रहे थे। अब जब देखा गया कि रोमन आर्ट्स जो थी उसमें जो इंसानों की, है ना, और वुमेन्स की, मैंस की जो भी स्कल्पचर्स बनती थी, मूर्तियां बनती थी, कितनी परफेक्टली उनको कार्व्ड आउट किया जाता था, और कितना सुंदर तरीके से ह्यूमन ब्यूटी को, मानवीय सुंदरता को रिफ्लेक्ट कराया जाता था। तो वो चीज अब खत्म हो गई है, उस चीज को हम वापस से स्टैब्लिश करें। क्लियर है ना। यानी अब आप देखोगे कि इस चीज को भी परफेक्ट करने में, इस चीज को और आगे ले जाने में, इनको और बाकी चीजों को भी स्टडी करना पड़ेगा, या उसमें आप कह सकते हो कि ये जो रोमन एम्पायर में था उसको भी और कई मैनीफोल्ड, कई गुना आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे। क्लियर है। तो हमारे जो इटालियन स्कल्पचर्स हैं, इन इटालियन स्कल्पचर्स ने उन्हीं पुराने जो मैन और वुमेन्स की जो स्कल्पचर्स बनती थी, मूर्तियां बनती थी रोमन साम्राज्य में, जो बहुत सुंदर होती थी और बड़े बेहद तरीके से तराशी हुई होती थी, उनको कंटिन्यू करने का, उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का डिसीजन लिया। क्लियर है। और ये था कि अब हम कैसे करें, तो इन्होंने विज्ञान का सहारा लेना शुरू किया, साइंटिस्ट का और साइंस का सहारा लेना शुरू किया। क्लियर है। क्यों? ये बहुत जरूरी था भाई। अब ये चाहते थे कि परफेक्शन दिखे हमारे कामों में, अब और परफेक्शन दिखे। तो पहले तो ठीक है कि पहले एक इमेजिनेशन बेस्ड स्कल्पचर बन जाया करता रहा होगा, लेकिन अब क्यों ना हम ह्यूमन बॉडी को स्टडी करना शुरू करें, ह्यूमन बॉडी की फ्यूजोलॉजी को स्टडी करना शुरू करें, एनाटॉमी को स्टडी करना शुरू करें, हम बॉडी को इंटरनली ऑब्जर्व करें कि स्केलेटल स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरीके से ह्यूमन बॉडी शेप्ड है, किस तरीके से फ्रेम्ड है ना, कैसे उसके ऑर्गन्स काम करते हैं, ये सब समझें। और उसके बाद हम जब उसको बाहर अपने स्कल्पचर में उन माइन्यूट चीजों को, बारीकियों को निकालेंगे, दिखाएंगे, तो शायद उनकी सुंदरता कई गुना और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अब आप देखोगे एंड्रियस वेसालियस, दिस वाज द फर्स्ट पर्सन, 1514 से 64 के बीच में, 16वीं शताब्दी में आप देख रहे हो कि ये पर्सन आ रहा है। तो ये पहले ऐसे प्रोफेसर हैं, ध्यान रखिएगा, बेल्जियन प्रोफेसर थे, जिन्होंने पहली बार क्या किया, डायसेक्शन किया, ह्यूमन बॉडी का डायसेक्शन किया। यानी कि मॉडर्न टाइम में एक जो प्रोफेसर है यूरोप का, वो ह्यूमन बॉडी को सिर्फ इसलिए डायसेक्ट कर रहा है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि क्या है, किस तरीके का स्ट्रक्चर है, किस तरीके से बनावट है। क्लियर है। तो इसमें आगे ये जो हमारे आर्टिस्ट हैं वो इन्हीं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से प्रेरित भी हैं, क्योंकि ये जो अध्ययन करेंगे उन अध्ययनों को बाद में प्रिंट किया जाएगा, वो अध्ययन पब्लिक डोमेन में आएंगे, बाद में उनको स्टडी किया जाएगा, और बहुत सारे लोग जैसे आर्टिस्ट वगैरह उस अध्ययन से प्रेरित होंगे। बाकी साइंटिस्ट भी और प्रोफेसर्स हैं वो इनसे प्रेरित होंगे, मोटिवेटेड होंगे। तो एंड्रियस वेसालियस पाजुआ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुआ करते थे मेडिसिन साइंस के, जिन्होंने सबसे पहली बार ह्यूमन डायसेक्शन किया या ह्यूमन बॉडी का डायसेक्शन किया। क्लियर है। तो आर्टिस्ट अब आप देख रहे हो कि कितनी बारीकियों के साथ स्कल्पचर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। चलो, पेंटर्स डिड नॉट हैव ओल्डर वर्क्स टू यूज एज ए मॉडल। अब जो पेंटर्स लोग थे, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों के पुराने जो वर्क वगैरह थे, यानी उस जमाने के जो काम थे मिडिवल टाइम के, उनको अपने मॉडल के तौर पर देखना बंद कर दिया कि भाई मिडिवल टाइम पर मान लो कोई पेंटिंग करी है ना, किसी रिलीजियस पर्सन की या किसी भी लॉर्ड की, किसी की भी पेंटिंग करी है, अब हो सकता है वो बहुत अच्छी बन गई हो, तो अब आप उसी मॉडल से प्रेरित होकर आगे पेंटिंग करेंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं। अब यहां पर इन लोगों ने क्या किया कि रियलिस्टिक पेंटिंग्स को आगे बढ़ाना शुरू किया, और आज के स्कल्पचर्स जो मॉडर्न साइंटिफिक स्टडीज के ऊपर बेस्ड हैं, इनको
प्रमोट करना शुरू किया, ना कि पुराना जो हमारा वर्क है। पुराने वर्क से मतलब यहाँ पर रोमन में मत चले जाना, पुराने वर्क से मतलब यहाँ पर हमारा अभी मिडिवल या डार्क फेज के दौरान जो किया गया वर्क है उससे रिलेटेड। तो जो पेंटर्स वगैरह हैं ये भी अब ह्यूमन सेंट्रिक हो जाएंगे। ह्यूमन सेंट्रिक का मतलब है इनकी पेंटिंग में अब आप देखोगे कि क्या मिलेगा, इनकी पेंटिंग में इंसान ही मिलेगा, और वो इंसान आम आदमी के बीच का इंसान होगा। वो कोई बहुत विशेष इंसान नहीं होगा, देवता नहीं होगा, ना कोई क्लर्जी, ना पोप, ना बिशप होगा। वो एक बेहद सामान्य व्यक्ति या फिर इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड कोई पर्सन हो सकता है, ठीक है, जिसका कोई बड़ा नाम नहीं होगा। आगे देखोगे जाके कि कितनी रियलिस्टिक पेंटिंग्स बनना शुरू होंगी, है ना। और आपका लियोनार्डो डा विंची ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है ना। मोनालिसा, तो मोनालिसा की पेंटिंग आप देखते हैं कि आज भी दुनिया में कितनी फेमस है। क्लियर है। चलो, अब इन पेंटर्स ने अपनी पेंटिंग्स को और बेहतरीन करने के लिए क्या किया, आप देख रहे हो कि कितने बड़े लेवल पर रिसर्च कर रहे हैं। कैसे रिसर्च कर रहे हैं, इन्होंने ज्योमेट्री का नॉलेज एक्वायर करना शुरू किया। लियोनार्डो डा विंची इन्हीं चीजों के लिए तो जाना जाता था, ठीक है। बहुत ही सामान्य परिवार में पैदा हुआ एक इंसान जो कि क्या करेगा, आगे जाकर अपने स्किल की वजह, पहले फॉर्मल एजुकेशन तक नहीं मिली इसको, ठीक है। एक तरीके से बहुत ही कम पढ़ा लिखा इंसान जो कि कुछ स्किल्स की तरफ अट्रैक्टेड था, पेंटिंग वगैरह की स्किल्स की तरफ अट्रैक्टेड था, और अपने शहर के एक फेमस पेंटर से जाके अपनी ये स्किल सीखेगा और उसके बाद अपने नॉलेज को अप्लाई करेगा। किन चीज़ों में, उस जमाने के जो प्रैक्टिकल नॉलेज हैं उनसे उन पे अप्लाई करेगा, और रिसर्च करेगा, उनसे सीखेगा, साइंस के बारे में पढ़ेगा, मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेगा, ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेगा, और उस नॉलेज को अप्लाई करने की कोशिश करेगा। और लियोनार्डो डा विंची क्या कह रहा है, उसका कहना है कि आर्ट जो है साइंस से अलग नहीं किया जा सकता, और साइंस को आर्ट से अलग नहीं किया जा सकता। अगर आर्ट और साइंस दोनों को मिला दिया जाए तो शायद इनके कॉम्बिनेशन से दुनिया में चीजों की स्टडी और ज्यादा बेहतर हो सकती है। वही वो कर रहा था, यहां पर आर्ट को बेहतर बनाने के लिए साइंस का इस्तेमाल कर रहा था, ठीक है, और साइंस को बेहतर बनाने के लिए आर्ट का इस्तेमाल कर रहा था। आर्ट इमेजिनेशन की तरफ लेके जाता है, और इमेजिनेशन आपको साइंटिफिक डिस्कवरी की तरफ टर्न करता है, मोड़ता है। क्लियर है। तो यहां पे आप देखोगे कि जो नए नए ये आर्टिस्ट हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, ज्योमेट्रीज का स्टडी कर रहे हैं, ताकि ये क्या कर सकें, ज्योमेट्री की स्टडी के थ्रू फॉर्म्स को समझ सकें। साइंस की स्टडी कर रहे हैं जिनके थ्रू ये समझ सकें कि लाइट का जो फिनोमिना होता है वो कैसे होता है, और किस तरीके से लाइट कब कैसे पिक्चर्स के ब्यूटी को एनहांस करता है। क्लियर है ना। तो पिक्चर्स को 3 डायमेंशनल शेप देने के लिए, पिक्चर्स की ब्यूटी को एनहांस करने के लिए लाइट के फिनोमिना का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। क्लियर है कि किस तरीके से हम जैसे शेप बनाएंगे, तो शेप बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसमें कहीं ना कहीं ज्योमेट्रिकल शेप को अगर हम स्टडी करेंगे तो उसके मेजरमेंट से हमें हेल्प मिलेगी कि कितनी एक्यूरेसी के साथ क्या बनाना चाहिए। क्लियर है। उसके साथ साथ अगर हम लाइट के फिनोमेना को स्टडी करेंगे तो लाइट का फिनोमेना हमें हेल्प करेगा कि किस तरीके के पेंट को कैसे मिलाया जाए जो उस ब्यूटी को और नेचुरल करेगा, उसको और एनहांस करेगा। क्लियर है। तो ऑयल पेंट्स और तमाम तरीके के नए नए टेक्निक्स का इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से एनाटॉमी, ज्योमेट्री, फिजिक्स और इसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ व्हाट वाज ब्यूटीफुल, यानी कि जो सुंदर है, जो वास्तविक है, व्हाट विच वाज टू बी कॉल्ड रियलिज्म, वास्तविकता की बात की जा रही है, जो दिख रहा है हमारे आंखों से, उस लोक की, उस संसार की बातें अब होना बंद हो गई। जो रिलीजन करता था, जो आपको आंखों से दिखाई नहीं देता था, ठीक है, जिसका शायद एग्जिस्टेंस हो ना हो, इसके बारे में सर्टेनिटी नहीं थी। अब हम किस चीज के बारे में बात कर रहे थे, जो रियल था, जो वास्तविक था, और यही परंपरा, यही ट्रेडिशन बहुत आगे तक चलने वाला है। इवन 19th सेंचुरी तक ये जो परंपराएं हैं, जिसमें जो साइंटिस्ट हैं, आर्टिस्ट हैं, स्कल्पचर्स हैं, आपके स्कॉलर्स हैं, ये लोग रियलिटी की तरफ जाएंगे, रियलिज्म की तरफ जाएंगे, इल्यूजन से दूर जाएंगे। पहले इल्यूजन था, पूरी सोसाइटी में रिलीजन ने क्या किया था, इल्यूजन ही तो डोमिनेट करवाया था। इल्यूजन में क्या था, इल्यूजन में बेसिकली जो नहीं है वो उनको बताया गया था, जो उनको नहीं दिखता था वो उनको बताया गया था। अब उसका एग्जिस्टेंस हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, इल्यूजन आप बता भी तो चलता है, लेकिन जब आप एटलीस्ट उस समय के सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम को एक आइडियल व्यवस्था में कन्वर्ट कर देते, तो एक बार आप धर्म को लेके आते, चलता था कि चलो ठीक है, थोड़ा सा डरा के ही सही, बट लोगों को हम मोरली अपलिफ्ट करके रखें। लेकिन समस्या यह थी कि सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी थी नहीं।
जो दो वर्ग के लोग थे, क्लर्जी और आपके क्या नाम है, क्लर्जी पोप और आपके ये नोबेल्स और लॉर्ड्स, ये एंजॉय करे पड़े थे अपना, ये अपने प्रिविलेजेस को आगे बढ़ाए पड़े थे। लेकिन बाकी को जो बाकी का जो एक सेक्शन हो गया हमारा, 3 सेक्शन, थर्ड ऑर्डर, ये तो बेचारा अभावों में जी रहा था, डिप्राइव्ड था, और ऊपर से डर उसके ऊपर धर्म का भर दिया आपने, ठीक है। तो बाकी जो 3 सेक्शन के लोग हैं, चाहे वो आर्टिस्ट हो, स्कल्पचर्स हो, फार्मर्स हो, सर्व्स हो, वुमेन्स हो, ये सारे लोग उसी धर्म के बोझ के तले अपना जीवन गुजार देते थे। तो यहां पर रियलिज्म की बात हो रही है, इल्यूजन की बात नहीं हो रही है, ठीक है। चलो, तो आपने एजुकेशन के फील्ड में चेंजेस देख लिए, आपने आर्ट्स के फील्ड में चेंजेस देख लिए, रियलिज्म का इंपॉर्टेंस समझ लिया। आते हैं आर्किटेक्चर के ऊपर कि किस तरीके से रेनेसा ने आर्किटेक्चर को इंप्रूव करा। द सिटी ऑफ रोम रिवाइव्ड इन अ स्पेक्टेकुलर वे इन 15th सेंचुरी। 15वीं शताब्दी के आसपास रोम का जो शहर है वो बहुत सुंदर तरीके से क्या था, सजाया जाएगा, वापस से रिवाइव कराया जाएगा रोम की उस सुंदरता को जो पुराने जमाने में हुआ करती थी। क्लियर है? तो रोम की सुंदरता आप देख रहे हो कि बहुत बेहतर तरीके से रिवाइव हो रही है। रोम को वापस से एक कल्चरल सेंटर के तौर पर डेवलप किया जाएगा। क्यों? क्योंकि रोमन एम्पायर से इसको लिंक किया जा रहा है, ठीक है ना। और 1417 के आसपास पोप्स यहां पर और ज्यादा राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हो गए, और शक्तिशाली इसलिए हो गए क्योंकि वेस्टर्न और ईस्टर्न रोमन एम्पायर में आपको पता है कि पोप की जो स्थिति थी वो ऐसी थी कि दोनों, एक वेस्टर्न रोमन एम्पायर को पूरा मैनेज करता था, एक ईस्टर्न रोमन एम्पायर। ईस्टर्न रोमन एम्पायर से ही क्रिश्चियनिटी स्प्रेड होनी शुरू हुई थी, और एम्पायर जो है पूरा आपका रोमन एम्पायर, उसमें ऑफिशियल रिलीजन के तौर पर क्रिश्चियनिटी स्टैब्लिश हो गया था। तो इस तरीके से अब धीरे धीरे करके राइवलरी शुरू हो गई थी। यानी 15th सेंचुरी में हमें पोप के रिप्रेजेंटेशन को या पोप के पद को लेकर एक प्रकार के कह दो कि प्रतिनिधित्व को लेकर कह दो एक तरीके का क्लैश, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, वो देखने को मिलेगा। रिप्रेजेंटेशन को लेकर कि कौन आगे अब जीसस क्राइस्ट को रिप्रेजेंट करेगा, हु विल बी द मेन, है ना, पोप, कौन नया पोप होगा, उसको लेकर राइवलरी शुरू हो गई थी। तो 2 कंटेस्टेंट हुआ करते थे, जिनमें से एक आगे जाके 1417 में क्लियर हो जाएगा कि भाई चलो एक पर्सन है, एक व्यक्ति जो आगे पोप बना फाइनली, वही अब आगे इस रिलीजियस जो कल्चर है, लीडरशिप है, उसको आगे लेके जाएगा। तो जैसे ही पोप की राइवलरी खत्म हुई, वैसे ही वो और स्ट्रांग हो गया, पॉलिटिकली स्ट्रांग हो गया, ठीक है। और जब उसने पॉलिटिकली स्ट्रांग अपने आप को किया, तो उसके बाद उसने क्या किया, इस रिवाइवल में रोम के इतिहास को ज्यादा प्रेफरेंस देना शुरू किया कि रोम के हिस्ट्री को पढ़ें लोग, ज्यादा से ज्यादा रोम के जो खंडहर हैं, रोम के बचे हुए जो अवशेष हैं, इनको अच्छे तरीके से एक्सकेवेट किया जाए। बड़े लेवल पर उस समय तक एक्सकेवेशन शुरू हो चुके थे। एक्सकेवेशंस का मतलब था कि आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह के बारे में जानकारी हो चुकी थी, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह जो है ये अब सिनेरियो में आ जाएंगे, क्योंकि अब हम यूरोप के डेवलपमेंट के बहुत नजदीक हैं, और एक तरीके से आप कह सकते हो कि चूंकि मॉडर्न एरा में ही हम इंटर हो चुके हैं, ठीक है। तो मॉडर्न एरा में अगर हम इंटर हो चुके हैं तो इसलिए बहुत दूर नहीं हमारा इतिहास कि हम 20th सेंचुरी में हैं, 500-600 साल पहले का इतिहास तो पढ़ रहे हैं, है ना, कोई बहुत पुराना इतिहास तो नहीं पढ़ रहे हैं। तो इस जमाने तक हमारे पास आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह होने शुरू हो गए थे, जो बाकायदा एक्सकेवेशंस के थ्रू हिस्ट्री को और हिस्टोरिकल रिमेन्स को, एविडेंसेस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते थे। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट को पोप्स ने और सपोर्ट किया बाकायदा, और इनको कहा कि रोम के जो पुराने रुइंस हैं, जो पुराने खंडहर हैं, इनको सर्च किया जाए। और सर्च करने के बाद जब और स्कल्पचर्स या आर्ट और आर्किटेक्चर वहां से मिलता था, तो उससे एक नए ये युग की जो शुरुआत है उसको और रिलेट किया जाता था कि हाँ, हम कितना आगे तक पहुंच चुके हैं, कितना हम उसी पुराने अपने क्लासिकल एज के रिलेशन में हैं। क्लियर है? तो ये जो नई स्टाइल आएगी अब आर्किटेक्चर्स में, जो कि इन एक्सकेवेशंस के दौरान जैसे जैसे रोम्स के रुइंस की खोज हो रही है, वैसे वैसे उन्हीं आर्किटेक्चर की स्टडी करके आज के ज़माने में, मतलब इस मॉडर्न यूरोप में नए आर्किटेक्चर को प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यूरोप का ये जो रिनोवेशन हो रहा है, स्पेशली रोम के शहर का ये जो रिनोवेशन हो रहा है, इस रिनोवेशन को या इसके रिवाइवल को, ठीक है, इसके रिवाइवल को हम क्या कह रहे हैं, क्लासिकल एज का नाम दे रहे हैं। तो क्लासिकल एज से मतलब था कि
ओल्ड रोमन जो लिगेसी थी उसको मॉडर्न एरा में या शुरुआती दौर में 15th सेंचुरी के शुरुआती दौर में रिवाइवल देना, पुनर्जीवित करना, यही क्लासिकल एरिया था, यही क्लासिकल एज था। पोप्स, वेल्दी मर्चेंट्स एंड एरिस्टोक्रेट्स एम्प्लॉयड आर्किटेक्ट्स। अब जैसे जैसे ये लोग, देखो सारे पोप ऐसे नहीं होंगे, ठीक है ना, लेकिन कुछ पोप की बात की जा रही है यहां पे। चलो, तो ये जो अमीर लोग थे, पोप थे कुछ, और जो ये नया रईस वर्ग था, ये लोग अपने यहाँ इन आर्किटेक्ट्स को एम्प्लॉय करने लग गए, ठीक है। कौन आर्किटेक्ट्स? जो रोमन, पुरानी रोमन स्टाइल से बहुत ज्यादा फैमिलियर हैं और उनको उस क्लासिकल आर्किटेक्चर का ज्ञान है जिस क्लासिकल आर्किटेक्चर की हम बात कर रहे हैं। तो जैसे जैसे ये लोग पैट्रोनाइज होते चले गए, जैसे जैसे इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता चला गया, जिसकी वजह से एक नई आर्किटेक्चरल स्टाइल रोम में, इटालियन सिटीज में प्रॉपर डेवलप होनी शुरू हो गई। क्लियर है? कुछ लोग जिनको मतलब इन लोगों में से कुछ लोग जिनको एम्प्लॉय किया जाता था, दूसरे लोगों को एम्प्लॉय किया जाता था, कुछ वो थे पेंटर्स, स्कल्पचर्स, ठीक है, आर्किटेक्ट्स। तो बहुत सारे लोग मतलब सिर्फ आर्किटेक्ट्स को करते थे, लेकिन कुछ लोग पेंटर्स को भी पैट्रोनाइज करते थे, स्कल्पचर्स को भी पैट्रोनाइज करते थे, आर्किटेक्चर्स को तो करते ही थे साथ साथ, ठीक है। तो ये जो नया सिस्टम, ये जो नया एक पैटर्न क्लासिकल एज का डेवलप हो रहा है, इस नए क्लासिकल एज के पैटर्न में आपको कुछ एग्जांपल दूं मैं, जैसे बहुत इंप्रेसिव एग्जांपल्स हैं। माइकल एंजेलो की पेंटिंग आप देखोगे, है ना, तो माइकल एंजेलो की जो पेंटिंग है उसमें वो जो मैरी है, वो है ना, वो जीसस को लेके बैठी हुई होती है और वो एक बढ़िया सा एक पूरा स्कल्पचर तैयार होता है, तो वो एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल के तौर पर आता है, ठीक है ना। तो वो पेंटिंग, ठीक है। इसके अलावा सिस्टीन चैपल एक नया उस समय पोप के लिए बना था, है ना, तो चैपल मतलब रिलीजियस प्लेस, रहने की एक जगह होती है। तो पोप के लिए सिस्टीन चैपल जो बना हुआ था, उसमें जो आर्किटेक्चर और उसमें जो पेंटिंग की गई थी, ठीक है, वो अपने आप में एक तरीके से पुराने आर्किटेक्चर को, रोमन आर्किटेक्चर को जीवित करने वाली थी वापस से। ये एक नई ही कलाकृति थी अपने आप में। इवन उसमें ये कह सकते हो कि ब्लेंड था, रोमन आर्किटेक्चर का भी ब्लेंड था और नए क्लासिकल एज का भी ब्लेंड था। उसको आप देखोगे तो वो ना पूरी तरीके से रोमन आर्किटेक्चर से रिसेंबल करता था और ना ही मतलब नया था कुछ, मिडेवियल से तो बिल्कुल भी रिसेंबल नहीं करेगा। तो अपने आप में वो एक नया ही स्कल्पचर बनेगा जिसे द पेटा नाम दिया गया था, ठीक है। इसके डोम वगैरह की डिजाइन वो अपने आप में बहुत बेटर थी, ठीक है। किसके? सेंट पीटर चर्च के डोम वगैरह की डिजाइन अपने आप में यूनिक थी। तो ये एक आर्किटेक्चर के भी फील्ड में हमें देखो कितने परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है? तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा ये रिवाइवल ऑफ द इटालियन सिटीज में, इन रिवाइवल में हमने देखा कि पहले तो नए नए शहरों का रिवाइवल हुआ ट्रेड की वजह से, इसके बाद फिर यहाँ लर्निंग सेंटर्स डेवलप हुए, नई नई यूनिवर्सिटीज बनी और इन यूनिवर्सिटीज ने एक नया व्यू दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग जो है वो पुराने मिडेवियल फ्यूडल सोसाइटी से अलग ही जी रहे थे। तो यहाँ पर एक नया विजन पहले ही डेवलप हो चुका था, सिटीजनशिप वाला कंसेप्ट। उसी सिटीजनशिप के कंसेप्ट को आगे लेते लेते ये लोग ह्यूमनिज्म तक लेके गए इसको, और जब ह्यूमनिस्ट व्यू इनको समझ आया, इन्होंने कंपैरिजन करना शुरू किया बाकी यूरोप से, तो देखे कि हाँ यार, पुराना जो फ्यूडल यूरोप है ये तो बहुत ही बेकार सिस्टम था, वास्तविकता में ये यूरोप नहीं है, ट्रू सिविलाइजेशन नहीं हमारा ट्रू सिविलाइजेशन जो है वो ह्यूमनिस्ट व्यू वाला सिविलाइजेशन है। और बाद में यही ह्यूमनिस्ट इंक्लिनेशन, यही ह्यूमनिस्ट व्यू जो है वो बाकी आपको एरियाज में देखने को मिलेगा। जैसे आपने देखा कि यूनिवर्सिटीज में सब्जेक्ट्स, स्कूल में सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाने लग गए रीजन के, लॉ के, और फिर जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे, अरेबिक फिलोसोफर्स थे और स्कॉलर्स थे, इनके वर्क को कंपेयर किया गया, ठीक है, इनका भी कुछ इन्फ्लुएंस आया। फिर आप देखेंगे कि आर्किटेक्चर के फील्ड में कुछ आप देखेंगे, कि लिटरेचर के फील्ड में कुछ आप देखेंगे, आर्ट्स के फील्ड में बड़े लेवल पर चेंजेस होने शुरू हुए। सारा का सारा जो अब चेंज है वो ह्यूमन सेंट्रिक हो रहा है, इंसानों की तरफ मूव कर रहा है, ना कि पुराने पैटर्न में धर्म की तरफ मुड़ने की बजाय। क्लियर है? तो इस तरीके से ये वीडियो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुछ नए परिवर्तनों के बारे में। तब तक बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू।